हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रिबेक स्टडी। दोस्तों 7 दिसंबर को सीजी व्यापम के द्वारा अमीन पटवारी का जो एग्ज़ाम यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जा रहा है दोस्तों, जिसका आप तैयारी बेसिकली 1 महीने से कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा दिन आपका बचा भी नहीं है। तो इसी सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं 2017 का जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर था उसको उठा करके लाया हूँ और इस वीडियो में पूरे के पूरे 2017 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाला हूँ। अगर खास तौर पे अमीन पटवारी का ही तैयारी आप कर रहे थे तो आपके लिए ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आई तो एंड में लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए ये सारे क्वेश्चंस हम लोग विदाउट स्किप किए ही देखेंगे। ये सेट ए का क्वेश्चन है दोस्तों, जो 2017 में यहाँ पर पूछा गया था। चलिए समय न गवाते हुए यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए कंप्यूटर संबंधी ज्ञान से यहाँ पर 1 से 20 तक के प्रश्न पूछे गए हैं और सामान्य हिंदी से 21 से 30 तक के क्वेश्चन पूछे गए हैं और सामान्य अंग्रेजी से में 31 से 40 तक के क्वेश्चन पूछे गए हैं और सामान्य गणित में 41 से 70 तक के क्वेश्चन हैं और भाग ग में सामान्य मानसिक योग्यता से 71 से 85 तक के प्रश्न पूछे गए हैं। सामान्य ज्ञान से 86 से 120 तक के प्रश्न को पूछे गए हैं। समसामयिक घटनाक्रम से 121 से 135 तक के प्रश्न को पूछे गए हैं और राज्य की सामान्य जानकारियाँ से 136 से लेकर के 150 तक के क्वेश्चन पेपर यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पर हम लोग सबसे पहला देखेंगे दोस्तों पार्ट 1, जिसमें भाग क के कंप्यूटर संबंधी ज्ञान के प्रश्न यहाँ पर आया हुआ है। तो पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा माउस की तरह कार्य करता है? ऑप्शन नंबर है कीबोर्ड, ट्रैक बॉल, लाइट पेंट या फिर इनमें से कोई नहीं। ये आपका ऑप्शन है दोस्तों। तो ये आपका क्या करेक्ट हो जाएगा दोस्तों? जो माउस की तरह कार्य करता है ये आपको बताना है। तो माउस किस तरह कौन कार्य करता है? तो यहाँ पर बी नंबर जो ट्रैक बॉल है, ट्रैक बॉल माउस की तरह कार्य करता है। तो ये आपका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? बूट वायरस के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? बूट जो वायरस है उसके लिए कौन सा कथन सही है? ये कह रहा है यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, बिल्कुल करेक्ट है। यह बूट रिकॉर्ड्स को संक्रमित करता है, हाँ ये भी करेक्ट है। कंप्यूटर बूटिंग के समय यह सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है, ये भी करेक्ट है। यानी कि आपका ए बी सी तीनों के तीनों सही है। तो उपर्युक्त जो आंसर होंगे उपर्युक्त सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, फॉन्ट और स्टाइल बदलने के लिए किस मेन्यू को सिलेक्ट करते हैं? ऑप्शन नंबर दिया हुआ है फाइल, एडिट, फॉर्मेट या फिर टूल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों? फॉर्मेट, सी नंबर। जो फॉर्मेट मेन्यू का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं? टेक्स्ट के फॉन्ट, साइज, कलर, बोल्ड, इटैलिक या फिर अंडरलाइन करने के लिए हम लोग इसका सिलेक्ट करते हैं फॉर्मेट मेन्यू का। ठीक है, तो सी नंबर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ था, हॉट बोट निम्न का उदाहरण है। तो हॉट बोट किसका उदाहरण है दोस्तों? वेब गेम्स का, सोशल नेटवर्क का, सर्च इंजन का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों? सर्च इंजन का। हॉटबोट किसका उदाहरण है? सर्च इंजन का। हॉटबोट यहाँ पर कितना सन में प्रारंभ किया गया था? तो 1996 में प्रारंभ किया गया था। ये क्या था? एक प्रकार का सर्च इंजन था। इसका उपयोग क्यों करते हैं? तो इसका उपयोग इंटरनेट को जानकारी खोजने के लिए किया जाता है। तो इसका खास तौर पे डेट याद कर लीजिएगा कि 1996 में इसका प्रारंभ हुआ था। ठीक है, इसके अलावा अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा हैकिंग टूल्स नहीं है? ये कह रहा है हैकिंग टूल्स नहीं है। NMAP, NESSUS, नेसस या फिर विंजापर या फिर ओबनम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओबनम। ओबनम क्या है? ओबनम एक बैकअप और जो डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर होता है वो है। क्या है? एक प्रकार का बैकअप है। क्या है? बैकअप है और एक प्रकार का डाटा रिकवरी कह सकते हैं। डाटा रिकवरी सॉफ्टवेयर है। क्या है? एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, यह जो है वो सुरक्षा परीक्षण उपकरण नहीं है। ठीक है,
यह हैकिंग या सुरक्षा जो टूल्स हैं वो नहीं है। क्या है? एक प्रकार का रिकवरी सॉफ्टवेयर है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, देखिए, कंप्यूटर का उपयोग करने का लाभ यह है कि, तो कंप्यूटर का जो उपयोग है वो क्या लाभ है? पहला दिया हुआ, कंप्यूटर बहुत तेज होते हैं और बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा है, जब इनपुट गलत हो तब भी कंप्यूटर सटीक आउटपुट देता है। इसके अलावा है, कंप्यूटर अन्य तैयार किए गए हैं, अनम्य तैयार किए गए हैं या उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए नंबर हो जाएगा। कंप्यूटर क्या होते हैं? बहुत तेज होते हैं और बड़ी मात्रा में जो डेटा होते हैं उसको स्टोर करके रख सकते हैं। तो ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे कि एक छवि का एक कम आकार के संस्करण क्या कहलाता है? क्लिप आर्ट, बीटमैप या फिर थंबनेल या फिर पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थंबनेल। क्या होता है? एक छवि का एक कम आकार के संस्करण, थंबनेल। जैसे आप अगर कोई भी यूट्यूबर्स होंगे, यूट्यूब क्रिएट करते हैं, कोई भी वीडियो क्रिएट करते हैं, तो वीडियो के अंदर क्या चीज़ें हैं, किसके बारे में बताते हैं, तो हम लोग उसका सटीक तरीके से संस्करण किस में देते हैं? थंबनेल में देते हैं, ताकि कोई भी यूज़र अगर देखने आता है या कोई भी व्यूअर्स देखने आता है तो वो देखते ही समझ जाता है कि अंदर की वीडियो में क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? थंबनेल हो जाएगा, सी नंबर। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, मल्टीमीडिया की स्ट्रीमिंग फाइलों में किस तरह की फाइल क्लाइंट को दी जाती है परंतु शेयर नहीं की जाती है? ऑप्शन नंबर है रियल टाइमिंग स्ट्रीमिंग, या फिर प्रोग्रेसिव डाउनलोड, या फिर कंप्रेशंस, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्या है? प्रोग्रेसिव डाउनलोड। तो प्रोग्रेसिव जो डाउनलोड होता है वो एक प्रकार का क्या है? मल्टीमीडिया फाइल उपयोगकर्ता के डिवाइस पर डाउनलोड होती हैं। जो यूज़र्स होते हैं वो जब यूज़ करना चाहे तभी वो डाउनलोड करते हैं। लेकिन ये जो फाइल होते हैं वो कोई भी उपयोगकर्ता को शेयर नहीं होती हैं। मतलब हम ये फाइल डाउनलोड करके देख सकते हैं लेकिन वो शेयर नहीं होते हैं किसी भी उपयोगकर्ता को। तो बी नंबर आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से जो अगला क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं कि एक्सेल में डिफ़ॉल्ट व्यू, जो एक्सेल है, एक्सेल में डिफ़ॉल्ट व्यू क्या है? वर्क है, प्रिंट है, नॉर्मल है या फिर ऑटो है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्मल है। जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आप लोग देखते हैं इसमें जो डिफ़ॉल्ट व्यू आता है जिसको नॉर्मल व्यू बोलते हैं, ठीक है, या डिफ़ॉल्ट व्यू बोल लीजिए या फिर नॉर्मल व्यू बोल लीजिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। यह एक प्रकार का नॉर्मल डेटा होता है जो एंट्री और फॉर्मेटिंग के लिए क्या किया जाता है? इसका यूज़ किया जाता है। तो इसका आप ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से हम अगले क्वेश्चन में जाते हैं कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का कार्य नहीं करता है? ऑप्शन नंबर है इनपुट, आउटपुटिंग, प्रोसेसिंग या अंडरस्टैंडिंग। देखिए, कंप्यूटर का कार्य नहीं है। कंप्यूटर का कार्य क्या नहीं है? देखिए, इनपुट तो है, इनपुट क्या है? कंप्यूटर का कार्य है। आउटपुट भी कंप्यूटर का कार्य है, प्रोसेसिंग भी कार्य है, लेकिन समझदारी कंप्यूटर का कार्य नहीं है। समझदारी कौन करता है? आपका सीपीयू करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। इसी तरीके से अगले क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 11वां क्वेश्चन। ऑप्टिकल डिस्क डीवीडी का पूर्ण नाम है? ऑप्टिकल डिस्क डीवीडी का पूर्ण नाम है। क्या है डीवीडी का पूर्ण नाम? तो डीवीडी का पूर्ण नाम है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डीवीडी का पूरा नाम क्या है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, याद रखिएगा। इसका देखिए जो यूज़र्स रहते हैं बहुत तरीके से यूज़ करते हैं, जैसे डाटा हो गया, वीडियो हो गया, ऑडियो हो गया, ये सारी चीज़ों को सेव करने में आपका डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क का ही यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। यह एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं जो आपको बताने हैं कि आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है। मल्टी फंक्शन प्रिंटर, फ्लैक्स मशीन, या फिर वेब कैमरा, या प्लॉटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों? वेब कैमरा। जो वेब कैमरा है आउटपुट डिवाइस नहीं है। वेब कैमरा वीडियो या फिर कोई भी चित्र कंप्यूटर को जैसे भेजता है, ठीक है, ये इसका कार्य है।
प्रिंटर और जो प्लाटर है आउटपुट डिवाइस है, जो डाटा होते हैं उसको क्या करता है, किसी भी चीज़ को या किसी को देखने के लिए, दृश्य करने के लिए वो प्रस्तुत करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, सामान्यतः लिनक्स एक खाली स्थान प्रकार का सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स है, व्यावसायिक है, मालिकाना है या फिर शेयरवेयर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ओपन सोर्स। क्या हो जाएगा, ओपन सोर्स। जो लिनक्स है एक प्रकार का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिसका सोर्स कोड सभी के लिए उपयोग होते हैं। ठीक है, ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 14वां नंबर, यह एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, कास्पेरस्काई, एबीजी या डूम्सडे या फिर नॉर्टन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डूम्सडे। तो जो डूम्सडे है एक प्रकार का एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर कीबोर्ड में फंक्शन की जो संख्याएं होती हैं वो कितनी होती हैं, 15, 14, 13 या फिर 12। तो कीबोर्ड में जो फंक्शन की संख्याएं होती हैं कितनी होती हैं, 12 होती है। तो डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि निम्न के उपयोग से ईमेल खाता नहीं खोला जा सकता है। किसके उपयोग से ईमेल खाता नहीं खोला जा सकता है, देखिए, gmail.com, amazon.com, yahoo.com या फिर rediffmail.com। जो gmail.com है इससे आप ईमेल खाता खोल सकते हैं, yahoo.com इससे भी आप खाता खोल सकते हैं, rediffmail.com इससे भी आप खाता खोल सकते हैं। लेकिन जो amazon.com है ये एक प्रकार का ई कॉमर्स वेबसाइट है। ई कॉमर्स का वेबसाइट का मतलब ये है कि किसी भी प्रोडक्ट का आप लेन देन ई कॉमर्स वेबसाइट से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें खाता साझेदारी या खाता नहीं खोला जा सकता है। तो बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि मानक भंडारण क्षमता के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन गलत दिया हुआ है। फ्लॉपी डिस्क 144 MB, CD 700 MB, DVD 4.7 GB या ब्लूरे 25 GB। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, फ्लॉपी डिस्क 144 MB। जो मानक डिस्क की मानक क्षमता होती है, जो फ्लॉपी डिस्क या मानक डिस्क की जो मानक क्षमताएं होती हैं वो कितनी होती हैं, 144 MB की ही होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर फ्लॉपी डिस्क यहाँ पर रॉन्ग है। ठीक है, ये हो जाएगा 1.144 ये होता है, फ्लॉपी डिस्क यहाँ पर रॉन्ग है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। बाकी CD 700 MB ये आपका करेक्ट हो जाएगा, DVD 4.7 GB, ब्लूरे 25 GB ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, देखिए, रियल टाइम सिस्टम में जरूर होता है। ठीक है, जो रियल टाइम सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, नॉन प्री एम्प्टिव कर्नल, प्री एम्प्टिव कर्नल ए अथवा बी दोनों होता है या इनमें से कोई नहीं। प्री एम्प्टिव कर्नल जो होती हैं वो रियल टाइम सिस्टम में होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर निम्न प्रकार के प्रिंटर का उदाहरण है, 3D प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर या फिर लेज़र प्रिंटर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इम्पैक्ट प्रिंटर। जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होती हैं वो किसका एग्जाम्पल है, इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अनुरोध किए गए रिसोर्स के लिए प्राप्त फाइल नॉट फाउंड एरर के लिए HTTP सर्वर की प्रतिक्रियाएं क्या होती हैं। तो आप सब अगर फ़ोन यूज़ कर रहे होंगे तो कभी जो सर्वर डाउन हो जाते हैं तो आपका क्या चला आता है, 404, क्या आता है, 404 चलाता है। तो आपका जो फाइल नॉट फाउंडेड एरर है उसके लिए 404 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं यहाँ पर 401 के लिए। तो 401 के लिए क्या करते हैं, अनऑथोराइज्ड जिसको बोलते हैं उसके एक्सेस के लिए यहाँ पर 401 यहाँ पर एरर आता है। इसके अलावा 301 कब आएगा, पेज रिडायरेक्शन, जब पेज रिडायरेक्शन हो गए, पेज रीडायरेक्शन, जब पेज रिडायरेक्शन होती हैं तब ये एरर आता है। इसके अलावा 500 कब आते हैं, तो इंटरनल सर्वर एरर जब होता है,
इंटरनल इंटरनल सर्वर एरर जब होता है तब जाके ये 500 जो एरर आते हैं वो आते हैं। तो इसी तरीके से जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भाग ख के दिए गए हैं जो सामान्य हिंदी में पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं। इनमें से कौन सा शब्द विदेशी भाषा से नहीं आया है, यानी विदेशी भाषा नहीं है। आप देख पा रहे होंगे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, शादी, साबुन, ट्रेन या फिर कबड्डी। तो इसमें जो शादी दिया हुआ है, शादी कहाँ से लिया गया है दोस्तों? तो शादी लिया गया है फारसी से। शादी क्या है? फारसी शब्द है। साबुन अगर आप देख पा रहे होंगे तो साबुन कौन सा शब्द है? साबुन अरबी से लिया गया है। ट्रेन कहाँ से लिया गया है? तो ट्रेन यहाँ पर लिया गया है इंग्लिश से, यानी इंग्लैंड से लिया गया है। ठीक है। जो कबड्डी है, कबड्डी दोस्तों यहाँ पर भारत के ही लैंग्वेजें हैं, तो यहाँ पर डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कबड्डी। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं, निरर्थक का सही संधि विच्छेद क्या है? क्वेश्चन नंबर ये है 23वां कि जो निरर्थक का संधि विच्छेद है वो क्या है? तो निरर्थक का जो संधि विच्छेद है दोस्तों क्या है? निरह धन अर्थक होता है निरर्थक का संधि विच्छेद, यानी कि 23वां का आपका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, रिपु का पर्यायवाची शब्द क्या है? रिपु का पर्यायवाची शब्द, तो रिपु का जो पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों? अरि है। क्या है रिपु का पर्यायवाची शब्द? अरि है, याद रखिएगा इसको। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, प किस प्रकार का व्यंजन है? प किस प्रकार का व्यंजन है? तो प जो है दोस्तों वो स्पर्श व्यंजन है, यानी प आप कहेंगे तो वो स्पर्श मूल यहाँ पर दिखाता है, स्पर्श मूल महसूस कराता है, तो ये स्पर्श व्यंजन है। तो ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगर व्याकरण की दृष्टि से देखेंगे तो जो प्रेम है, प्रेम शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया या फिर अवयव है? तो जो प्रेम है वो क्या है? भाववाचक संज्ञा है। प्रेम ये क्या है? एक अमूर्त भावनाएं हैं। ठीक है, अमूर्त जब भावनाएं व्यक्त करते हैं तो वो क्या हो जाता है? भाववाचक संज्ञा के श्रेणी में आता है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऊ किस प्रकार का स्वर है? क्वेश्चन नंबर 27, ऊ किस प्रकार का स्वर है? तो ऊ जो है यहाँ पर छोटी और बड़ी में यहाँ देखिए डिफरेंट है। यहाँ बड़ी ऊ की बारे में बात कर रहा है, तो बड़ी ऊ जो है वो पश्च स्वर है, यानी जो ऊ है वो पहले अग्र स्वर हो जाएगा और जो ऊ है बड़ी ऊ पश्च स्वर हो जाएगा। तो सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है, ओंगन तेल में किस प्रकार का समास है? ओंगन तेल जो है वो किस प्रकार का समास है? बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या फिर द्वंद्व समास? तो जो ओंगन तेल है ये है आपका तत्पुरुष समास। इसका अर्थ होता है शरीर का तेल, या जिसमें अंग अंग शब्द होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? तत्पुरुष समास के श्रेणी में ये आता है। तो सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग होता है? तो किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती है, ये गलत है। आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, ये भी गलत है। अशुद्ध प्रयोग हुआ है ये चीज़ें बता रहा है ना, यानी कि ये दोनों जो है वो शुद्ध प्रयोग हुआ है। मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, ये क्या हो जाएगा? मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा कह रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, सी नंबर हो जाएगा। मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी कह रहा है, मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। तो ये क्या हो जाएगा? ये भी आपका शुद्ध वाक्य है, तो डी नंबर आपका ये भी गलत हो जाएगा, सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इक, इ, आ या फिर ई? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इ।
अनुज है, तो अनुज किसे कहते हैं? अनुज कहते हैं यहाँ पर छोटे भाई को। तो इसे स्त्रीवाचक बनाने के लिए ईय का प्रयोग किया जाएगा। तो तो क्या हो जाएगा ये? अनुजीय। तो अनुजीय जब हम बोलेंगे तो ये क्या में परिवर्तित हो जाएगा? स्त्रीवाचक में ये परिवर्तन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 31वां क्वेश्चन है, चूज द सेंटेंस विच इज करेक्ट। कह रहा है कि ये जो सेंटेंस है उसको आप सिलेक्ट करिए और बताइए कि इसमें करेक्ट क्या है। आई हैव विजिटेड इंग्लैंड लास्ट अगस्त। ये कह रहा है आई हैव विजिटेड इंग्लैंड लास्ट अगस्त। करेक्ट आंसर क्या है? ही डज नॉट राइट टू यू फॉर अ वीक। आई एम हेयर सिंस 1996। आई हैव लॉस्ट माई पर्स। आई एम अनेबल टू बाय द बुक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों? डी नंबर। क्यों होगा समझते हैं। आई हैव विजिटेड इंग्लैंड लास्ट अगस्त, ये सेंटेंस को करेक्ट बनाने के लिए कह रहा है। जब ये विजिटेड कह रहा है यानी कि यहाँ पर कौन सा फॉर्म हो गया? यहाँ पर थर्ड फॉर्म हो गया। हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगता है क्या? हैव के साथ थर्ड फॉर्म नहीं लगता है। तो जो थर्ड फॉर्म यहाँ बेसिकली कह रहा है तो विजिटेड यहाँ हो जा रहा है। विजिटेड यानी कि ये किस में चला जा रहा है? या पास्ट टेंस में चला जा रहा है। तो वाज या वेयर का यूज़ होगा तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ये रॉन्ग हो जाएगा। ही डज नॉट राइट टू यू फॉर अ वीक। एक सप्ताह आपको कुछ लिखना ही कह रहा है। ही डज नॉट राइट टू यू फॉर अ वीक, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। आई एम हेयर सिंस 1996, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मोस्ट नियरली मीन्स डीप्लीट। तो बहुत पास का मतलब आपको बताना है डीप्लीट का। तो डीप्लीट का पास वाला मतलब क्या होता है? उसके करीब क्या होता है? डीप्लीट का एक्सहॉस्ट होता है। एक्सहॉस्ट मतलब जो है वो आपका डिप्लीट का नियरली मीन्स होता है। तो अगला क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर कह रहा है चूज द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पर जो सेंटेंस है उसको आपको चूज करना है। ये कह रहा है फादर कम होम एट 5 o'clock। जो पिता है वो कब आते हैं? 5 बजे घर चले आते हैं। ठीक है, जो प्रीपोजिशंस की बात हो रही है तो प्रीपोजिशंस विथ हम इज़ नॉन। ठीक है, जो हम है वो क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। कम होम नॉट कम टू होम, अब ये यदि कहेंगे तो ये भी आपका मैच करेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से ए नंबर पूरा परफेक्ट बैठ रहा है, तो ये नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर देख पा रहे होंगे 34वां क्वेश्चन, आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स सजेस्टेड सेलेक्ट द ऑन विच डज नॉट एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेंटेंस पैसिव वॉइस करेक्टली। पैसिव वॉइस में आपको कन्वर्ट करना है, एक्टिव से पैसिव आपको कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए क्या सही होगा? बाय होम वॉज फ्रेंड्स टॉट टू यू, ये गलत हो जाएगा। हु वेयर यू टॉट फ्रेंच बाय नॉट, ये भी गलत हो जाएगा। बाय होम वेयर नॉट टॉट फ्रेंच, ये भी गलत हो जाएगा। फ्रेंच वाज टॉट टू यू बाय हु, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें जो फ्रेंच है, फ्रेंच वाज टॉट टू यू बाय हु, इसमें जो भी सेंटेंस है वो एक्टिव से यहाँ पर पैसिव बिल्कुल करेक्टली यहाँ पर बैठ रहा है। तो डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव गिव्स चूज द ऑन दैट कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ऑन हु, वॉक, ऑन फुट, ये आपका इसमें बताना है आपको। सब्स्टिट्यूट जो एक्सप्रेशंस है उसको आपको बताना है। ऑन हु वॉक ऑन फुट मतलब ये है कि जो पैदल काम करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? पैडलर, पेडेस्ट्रियन, पेडिक्यूर या फिर पैडलर। तो क्या कहते हैं? बी नंबर, पेडेस्ट्रियन कहते हैं। जो क्या करते हैं दोस्तों?
ये जो पैदल काम करते हैं उसको पेडेस्ट्रियन कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय इंटरेस्टिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन चॉइस। आपको यहाँ पर करेक्ट चीज़ें भरने हैं ब्लैंक में आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर दिया हुआ है वी हैव ओनली मनी ब्लैंक मनी, फ्यू मनी कुछ मनी, या अ फ्यू मनी, लिटिल मनी, या अ लिटिल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लिटिल। ठीक है, मनी इज नॉन अनकाउंटेबल। मनी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, जिसे काउंट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो लिटिल शब्द है, लिटिल शब्द उसको बोलते हैं जब अनकाउंटेबल नाउन यूज़ हो। तो लिटिल हम उसी के समय यूज़ करते हैं। जो अनकाउंटेबल नाउन है उसके लिए फ्यू अ फ्यू जो यूज़ करते हैं, फ्यू या अ फ्यू उसके लिए यूज़ करते हैं जब काउंटेबल नाउन हो। अनकाउंटेबल के लिए लिटिल यूज़ किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, लिटिल हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चूज द वर्ड विच इज़ द मोस्ट नियरली ऑपोजिट टू द वर्ड इन कैपिटल्स। ये जो कैपिटल्स वर्ड दिया गया है इसमें नियरली ऑपोजिट बताना है आपको। इसके जो पास का जो वर्ड है वो ऑपोजिट बताना है आपको। एम्बिगस होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है कि कोई भी चीज़ें अस्पष्ट हो, यानी कि स्पष्ट ना हो, तब हम इसको बोलते हैं एम्बिगस। तो जो कन्फ्यूजिंग है, कन्फ्यूजिंग भी ये अस्पष्ट ही होता है। डिकोरेज ये भी अस्पष्ट है। ऑब्सक्योर का मतलब होता है कि वो भी अस्पष्ट तरीके से ही बता रहा है। एक वर्ड यहाँ पर बच जा रहा है लूसिड। लूसिड का मतलब होता है कि अनक्लियर या कंफ्यूजिंग। ठीक है, ये कह रहा है जस्ट ऑपोजिट होना चाहिए, यानी कि अम्बिगस का मतलब होता है अस्पष्ट, तो लूसिड का मतलब क्या होता है? क्लियरली। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, क्लियरली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चूज द appropriate conjunctions from the given alternative to complete the following sentence. Blankage, he is honest, he is not efficient। और ये आपको ब्लैंक में डालना एज, इफ, थॉट या फिर वाई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? थॉ हो जाएगा, यानी कि थॉ ही इज ऑनेस्ट, ही इज नॉट एफिशिएंट। अज ही तो नहीं होगा दोस्तों, इफ ही भी नहीं होगा, वाइल ही भी नहीं होगा, क्योंकि इसके साथ यहाँ पर इज ऑनेस्ट जो दिया हुआ है इसके साथ एक नेगेटिव सेंटेंस भी दिया हुआ है, इसीलिए इसके लिए करेक्ट थॉ यहाँ पर सेंटेंस करेक्ट बैठ रहा है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कि आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस दैट ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ही सैड आई शैल गो अज सुन आज इट इज़ पॉसिबल। ये कह रहा है कि जो यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है उसको इनडायरेक्ट स्पीच में बनाना है आपको। तो इनडायरेक्ट स्पीच में जब आपको बनाएंगे, ही सैड दैट शुड गो अज सुन अज इट वॉज पॉसिबल, ये भी नहीं बनेगा। ही सैड दैट वुड गो अज सुन अज इट वॉज पॉसिबल, ये आपका करेक्ट आंसर है, ये बन जाएगा। क्यों बनेगा दोस्तों? इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? सेल या सेल को वुड में कन्वर्ट किया जाता है और प्रेजेंट टेंस किस में बदल जाता है? चेंज टू पास्ट टेंस में। ठीक है, तो ये जो है इज पॉसिबल बिकम वाज पॉसिबल में बदल जाएगा, यानी कि जो इज पॉसिबल है यहाँ पर इज पॉसिबल वो किस में बदल जाएगा? वाज पॉसिबल में बदल जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि इंडिकेट द पार्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस दैट हैज स्पेलिंग एरर्स। इफ देयर इज नो एरर चूज डी। आई रीड एन एड दैट वेंट लाइक दिस, इफ यू आर लॉसिंग हेयर। ये दिया हुआ है कॉल अज इमीजिएटली, कॉल अज इमीजिएटली ये कह रहा है। ऑप्शन में है यहाँ पर पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी या फिर पार्ट डी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पार्ट बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉसिंग हेयर। ठीक है, क्यों हो जाएगा द करेक्ट स्पेलिंग इज लॉसिंग? देखिए, जो लॉसिंग होता है, लॉसिंग नॉट लूजिंग, लॉसिंग मीन्स नॉट कीपिंग या हैविंग लेस हेयर। ठीक है, लॉसिंग का मतलब क्या होता है? हैविंग लेस हेयर। और जो लूजिंग होता है, लूजिंग का मीन्स होता है रिलीज करना। तो यहाँ पर जो
हमने बाल को क्या कर रहे, हम बाल को खो रहे हैं, इसका मतलब ये है लॉस कर रहे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लॉसिंग हो जाएगा। तो पार्ट बी आपका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अब जो अगला क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, क्योंकि अगला जो क्वेश्चन है यहाँ से मैथमेटिक्स के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को विदाउट स्किप करिए, करके देखिए। चलिए यहाँ पर से स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कह रहा है, गणेश ने अक्षय से 8 कम खाए, दिलीप और राजा ने मिलकर 37 खाए, जूली ने दिलीप से 8 ज़्यादा खाए, अक्षय ने दिलीप से 5 ज़्यादा खाए। इसी तरीके से अक्षय और गणेश ने मिलकर 40 खाए। अक्षय और गणेश ने मिलकर कितने खाए हैं, 40 खाए हैं। तब आपको 2 क्वेश्चन दिया गया है, 2 क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। क्या क्या बताना है, जूली और दिलीप ने मिलकर कितने रसगुल्ले खाए। इसके अलावा बताना है कि यदि एक रसगुल्ले की कीमत यहाँ पर 2 रुपये है तो उन दोस्तों ने कुल कितना बिल अदा किया होगा, इसका आंसर आपको बताना है। चलिए जान लेते हैं हम लोग एक एक करके, ताकि हमें पता चले। हमें पता ये चलेगा, देखिए गणेश ने अक्षय से 8 कम खाए हैं, यानी कि अक्षय को हम लोग ए से डेडिकेट करते हैं, तो कितना खाया होगा अक्षय, अक्षय खाया होगा 24। कैसे पता किया हम लोग 24 खाया होगा, देखिए यहाँ पर अक्षय और गणेश ने मिलकर कितने खाए, 40 खाए हैं, ठीक है। 40 प्लस यहाँ पर क्या कर रहा है, गणेश ने अक्षय से 8 कम खाए हैं, ठीक है, यानी 8 कम खाए हैं, यानी कि इसमें वृद्धि होगा। ये अक्षय से रिलेटेड कर रहा है, लेकिन इसमें क्या होगा, वृद्धि होगा। जब वृद्धि होगा तो ये हो जाएगा 48, इन दोनों को हम 2 से काट देंगे तो 24 निकल करके चला आएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। यानी कि ये हमारा कितना निकल करके चला आया, 24। हम उसको हाफ क्यों किए हैं, हाफ हम लोग इसीलिए किए हैं क्योंकि उसको आधा आधा भाग में डिवाइड करेंगे, किसको, गणेश और अक्षय को, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग आगे जी, यानी कि दिलीप राजा, जूली ने दिलीप से 8 ज़्यादा खाए हैं, अक्षय ने दिलीप से 5 ज़्यादा खाए हैं, ठीक है। तो जो जी हमने लिखा है वो जी गणेश के लिए है। गणेश ने कितना खाया, तो गणेश यहाँ पर 16 खाते हैं। 16 कैसे निकाले हैं दोस्तों, 16 निकाले हैं 40 माइनस 8 करके, यानी 32 चला आया, आधा आधा उसको कर देंगे तो 16 निकल करके चला आएगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर जो डी है, डी यहाँ पर दिलीप से है, तो दिलीप क्या कर रहा है, जूली से 8, जूली ने दिलीप से 8 ज़्यादा खा रहे हैं, ठीक है। तो इससे कंपेयर किससे करना है, एक एक जो हमारा निकलते आ रहा है उससे कंपेयर करेंगे, यानी कि जो अक्षय है, अक्षय से यहाँ पर कंपेयर होगा। तो अक्षय से कंपेयर जब हमारा होगा तो ये अक्षय का 24 है, 5 कम खा रहे हैं ये, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जो जूली है, जूली यहाँ पर कह रहा है कि जो डी है, डी यानी दिलीप, तो जूली ने दिलीप से 8 ज़्यादा खाए हैं, यानी कि 8 ज़्यादा जैसे खाएंगे तो यहाँ पर जो दिलीप है, दिलीप का 19 हो जाएगा, और 8 ज़्यादा खाएंगे तो इन दोनों का ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा। इसी तरीके से आर जो है, आर राजा के लिए है, तो राजा कह रहा है कि दिलीप और राजा ने मिलकर 37 खाए हैं, तो दिलीप का यहाँ पर निकल करके चला आया है, दिलीप का निकल करके चला आया है, तो दिलीप वाले से हम लोग 37 को माइनस कर देंगे, हम 37 से दिलीप वाले को माइनस करेंगे, तो दिलीप का 19 है। जब हम इसे घटाते हैं तो हमारा आंसर कितना चलाता है, 18 चलाता है। अब ये कह रहा है कि जूली और दिलीप से ने मिलकर कितने रसगुल्ले खाए होंगे, यानी कि हमें निकालना है जे, और दिलीप का बता रहा है डी, जे प्लस डी का मान यहाँ पर निकालना है। तो जे का मान हम कितना निकाले हैं, यहाँ पर 27 निकाले हैं, यानी कि हम लोग कितना ऐड करेंगे, यहाँ पर जे का 27 ऐड कर देंगे, प्लस में ये डी का कितना ऐड करेंगे, डी का कर देंगे यहाँ पर 19। जब इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो कितना चला आता है, 46 चला आता है, कितना चला आता है, 46 चला आता है, यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 46 हो जाएगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 46 हो जाएगा।
इसी तरीके से अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये कह रहा है कि यदि एक रसगुल्ले की कीमत 2 है तो उन दोस्तों ने कुल कितना बिल अदा किया होगा। हमने काउंट किया, जितने भी लोग यहाँ पर खाए थे उनका काउंटेबल कितना आया, 204। आप वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा और काउंट कर लीजिएगा। काउंट करने के बाद 204 आता है। यहाँ पर 2 रुपये करके देखने के लिए कह रहा है। कुल बिल जो है वो पैड करने के लिए कह रहा है। जब हम इनका इंटू करेंगे तो कितना निकल करके चला आएगा, 208। ये 208 नहीं 104 है, सॉरी 204 नहीं है 104 है। तो 104 इंटू 2 करेंगे तो ये 208 चलाता है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा 208। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन काफ़ी सिंपल भी है और जो लोग नए हैं इस तरीके से क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो उनके लिए काफ़ी टफ भी है ये जो क्वेश्चन है। इसका हम लोग किस तरीके से निकालेंगे, देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब 2 के पावर 2017 को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए 2 की घाते 5 से भाग देने पर हर 4 बार ये दोहराता है। ठीक है, 2 की घात को यदि 5 से भाग देंगे तो हर 4 बार में वो क्या करेगा, रिपीट करेगा। यानी हम 2017 को यदि हम लोग 4 से भाग करेंगे, कितना से भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे तो हमारा शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। 4 से हम लोग इसीलिए भाग करेंगे क्योंकि ये जो 2 के पावर 5 से भाग देने के बाद जितने भी आते हैं वो 4 बार में रिपीट करते जाता है, तो इसीलिए हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे। शेषफल यहाँ पर 1 देखने को मिलेगा, डिवाइड करके देखिएगा। ये 2 के पावर हम लोग 1 रख देंगे तो मान इसका कितना चलाएगा, 2 निकल करके चलाएगा। तो आंसर हमारा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 नंबर। ठीक है, इसी तरीके से अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि इनमें से कौन सी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है। कह रहा है कि ऐसा कौन सा संख्या है जो 11 से पूर्णतः विभाजित है। देखिए 11 से पूर्णतः विभाजित होने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, विषम स्थानों अंकों का योग, या यहाँ कह देते हैं विषम स्थान अंकों का योग माइनस सम स्थान, विषम सम स्थान अंकों का योग आपको कर देना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा। हमने कैसे निकाला था, सबसे पहला तो विषम स्थान, यानी कि एक स्थान में 4 है, फिर 5 है, फिर 2 है, उसके बाद फिर माइनस कर देते हैं 1 + 6 + 4। ठीक है, जब इन तीनों को हम लोग जोड़ेंगे तो ये हो जाता है 11 माइनस यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 11 हो जाता है। यहाँ पर आंसर आ जाता है 0। ठीक है, जब भी इसको सॉल्व करने के बाद आंसर 0 आ जाए तो समझ लीजिए कि ये पूर्णतः विभाजित हो जा रही है, तो डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हम अगला क्वेश्चन के लिए देखते हैं कि 2 अभाज्य संख्याएं x तथा y का लघुत्तम समापवर्तक 161 है, तब 3y - x का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए सबसे पहला एलसीएम को हम लोग नोट कर लेते हैं। एलसीएम 161 है। ठीक है, 161 जो एलसीएम दिया गया है वो कैसे आया होगा, तो ये आया होगा 7 × 3 सॉरी 23। ये क्या है, दोनों ही अभाज्य हैं। जब दोनों अभाज्य हैं इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या चला आएगा दोस्तों, ये चला आएगा 161। ठीक है, अब जब इसको हम लोग मान रखेंगे तो इसको हम लोग x में मान रख देते हैं, या क्या है x में हम इसको मान रख देंगे या y में इसको हम लोग मान रख लेते हैं। ठीक है, अब जब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे तो क्या निकाल करके आएंगे, ये 3y - x, क्योंकि यहाँ पर यही क्वेश्चन दिया गया है, इसी में हमें मान रखना है। जब इसमें हम लोग मान रखेंगे तो 3 × y का मान हमें रख देना है 7, उसके बाद फिर माइनस कर लेना है, माइनस यहाँ पर x का मान कितना रख देना है, 23 रख देना है। ठीक है, अब इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 21 21 और माइनस आपको कर देना है 23। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या चलाएगा, -2 चलाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर -2 हो जाएगा, ए नंबर करेक्ट आंसर।
अगला क्वेश्चन इसी तरीके से हम लोग देखेंगे कि एक जो संख्याएं हैं n पूर्ण कहलाती है यदि उस संख्या के सिवाय उसके सभी भाजकों का योग n होता है, तब निम्न संख्याओं में से पूर्ण संख्या क्या होगी, ये आपको बताना है। 6 के भाजक सबसे पहला हम लोग देख लेते हैं कि 6 के भाजक कौन कौन से हैं। तो 6 के भाजक हमें प्राप्त होता है 1, 2 और 3 के अलावा 6 होता है 6 के भाजक में, ठीक है। तो चूंकि 6 तो यहाँ पर खुद ही एक संख्या है, तो 1 + 2 + 3 यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो इसको करेक्ट करने के लिए, काउंट करने के लिए, काउंट जब करते हैं तो 6 प्राप्त हो जाता है। तो जो संख्या के बराबर है, इसीलिए 6 क्या है, पूर्ण संख्या है। इसके अलावा आप 9 को ले लीजिए, 15 को ले लीजिए, 21 को ले लीजिए, तो ये तीनों के तीनों पूर्ण संख्याएं नहीं है। हालांकि ये जो है आपके भाजक को अगर ऐड करने के बाद अगर वो वही संख्या प्राप्त होता है, तो वो एक प्रकार का पूर्ण संख्या है या पूर्ण जो नंबर्स होती हैं वो कहलाती हैं। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नमक तथा पानी के 30 किलोग्राम विलयन में, जिसमें नमक 2% है, कितने किलोग्राम शुद्ध नमक और मिलाया जाए कि यह प्रतिशत बढ़कर 10% हो जाए। ये आपका क्वेश्चन है। तो जो शुद्ध मिलाने वाली जो नमक है उसको हम लोग मान लेते हैं x kg। जो पहला यहाँ पर नमक है, पहला नमक यहाँ पर क्या है, उसको हम लोग मान लेते हैं 2%, क्योंकि हमारा जो नमक दिया गया है पहला नमक 2% ऑलरेडी दिया गया है। इसमें कह रहा है 30 किलोग्राम विलयन को मिलाने के लिए। तो जब 30 किलोग्राम विलयन को हम लोग मिलाएंगे तो 30 का यहाँ 2% हो जाता है 0.6, ठीक है। ये इतना ही kg हो जाएगा। कुल मिश्रण अगर हम लोग निकालेंगे, यहाँ लिख लेता हूँ कुल मिश्रण। जब कुल मिश्रण हम लोग निकालेंगे तो ये निकल करके चला आएगा 30 + का x, ये निकल करके चला आएगा। अगर कुल नमक की बात करेंगे हम लोग, कुल नमक, तो कुल नमक यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.6 प्लस में x, ये चला आएगा। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला इसको रखेंगे, उसके बाद फिर इसको रखेंगे, ठीक है। तो चलिए रख लेते हैं। यहाँ पर चला आता है 0.6 + x, ये मान चला आता है। इसके बटे में हम लोग लिख लेते हैं 30 + x, ये लिख लेते हैं, ठीक है, बराबर 0.1। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तब हमारा क्या चलाता है, इसके नीचे कुछ नहीं है यानी 1 है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जाके लेफ्ट साइड को जो x वाले मान है x तरफ ले लाएंगे और जो नंबर्स है उसको एक साइड ले लाएंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो क्या निकल करके चला आएगा, देखिए इसको और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा 0.6 + x, ये इसके बाद फिर 3 + 0.1। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो a इधर जा कर के इसके साथ क्या हो जाएगा, a चूंकि x के साथ है तो ये इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x वाला x के साथ माइनस हो जाएगा और प्लस वाला इसके साथ ऐड हो जाएगा। तो ये हमारा निकल करके चला आएगा 0.9x + 0.4, ठीक है। तो ये किसके बराबर में हो जाएगा, ये बराबर में हो जाएगा आपका x बराबर 2 के पावर 2/5, इसके बराबर हो जाएगा आपका। तो ये आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए, एक कोण अपने अनुपूरक का 5 गुना है, उसका माप होगा। ये आपको माप बताना है कि एक कोण अपने अनुपूरक का 5 गुना है, उसका माप क्या होगा ये बताना है। 60 डिग्री, 75 डिग्री, 45 डिग्री या फिर 30 डिग्री। तो इसका करेक्ट आंसर कितना होगा, 75 डिग्री। अब 75 डिग्री कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। देखिए, मान ले कोई भी कोण जो है वो कितना है, x की पावर, ठीक है, x डिग्री जिसको बोलते हैं। अनुपूरक को कोण कितना है, 90 डिग्री है। अब अनुपूरक कोण तो हम निकाल लिए। अब ये कह रहा है कि 5 गुना अधिक होना चाहिए। तो x बराबर जो भी यहाँ पर संख्याएं निकली हैं वो 5 गुना यहाँ पर होने चाहिए, यानी ये समीकरण बनेगा। जब इस समीकरण को हम लोग सॉल्व करेंगे यानी कि ये 450 यहाँ पर चला आएगा
माइनस 5x। जब ये इधर चलाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए ये माइनस इधर चलाएगा तो ये 6x हो जाएगा, 450 ये चलाएगा, ठीक है। x बराबर जब 450 6 डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा चलाएगा 75 डिग्री, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 75 डिग्री, बी नंबर हो जाएगा। इसी तरीके से हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। कह रहा है कि किसी लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर तथा जो 24 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन आपको बताना है कि क्या होगा। शंकु का आयतन होगा दोस्तों 1232 घन सेंटीमीटर। कैसे निकालेंगे, सबसे पहला जान लेते हैं आयतन का फॉर्मूला। जो आयतन है, आयतन बराबर क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है आयतन का फॉर्मूला। अब हम इस फॉर्मूला में मान रख लेते हैं कि 1/3 पाई का जो मान होता है कितना होता है, 22/7 होता है। हमारे सामने आर दिया गया है यहाँ पर 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई दी गई है कितना, 24। अब जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो A7 से A7 कट गया, यहाँ पर एक 7 बच जा रहा है। इसके अलावा जब और हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3 से ये कट जाएगा, यहाँ पर 8 बच जा रहा है। जब इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास चला आएगा 1232 करेक्ट आंसर। क्या चला रहा है दोस्तों, 1232 करेक्ट आंसर चला रहा है। ये भी किस में आएगा, घन में आएगा। तो सी नंबर आपका करेक्ट आंसर निकल गया। इसी तरीके से हम अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं, 50वां क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार जब 36 संतरे बेचता है तो उसको 4 संतरे के विक्रय मूल्य का घाटा होता है, तो उसका हानि प्रतिशत आपको निकालना है। तो हानि प्रतिशत कितना निकलेगा दोस्तों, 11.1/9% आपका निकलेगा। सबसे पहला जान लेते हैं क्या, हानि। तो जो हानि हो रहा है, हानि बराबर ये कितना हो रहा है, 4%, ठीक है। तो 4% यहाँ पर किस में हो रहा है, तो विक्रय मूल्य में हो रहा है। किस में हो रहा है, विक्रय मूल्य में हो रहा है। कुल संतरा हमारे पास, कुल जो संतरा है वो कितना है, 36 है। कितने हैं, 36 हैं। हानि प्रतिशत की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, n/m × 100, तो ये हो जाएगा आपका हानि प्रतिशत। अब इसमें हम लोग मान रख लेते हैं, ये आप h कितना रखेंगे, h में 4 रख लीजिए। इसके अलावा जो m है उसमें 36 रख लेंगे। इसके अलावा ये जो 100 है उसका हम लोग मान करके निकाल लेंगे। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करके 36 से डिवाइड जब कर देंगे तो आपका निकल करके आएगा 11.11%, ठीक है, जो कि 1119% के बराबर है, ठीक है। तो इसीलिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर करेक्ट आंसर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो अगला क्वेश्चन है, देखिए कि किसी धनराशि का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ₹1 है, तो वह धनराशि आपको निकालना है। तो वह धनराशि क्या हो जाएगा, वह धनराशि हो जाएगा 625 रुपये। अब 625 रुपये कैसे आता है, ये चलिए हम लोग निकालते हैं। सबसे पहला जो बात करते हैं हम लोग अंतर की, ठीक है। तो अंतर यहाँ पर निकालना है आपका कि अंतर ₹1 है, तो वह धनराशि क्या है। तो अंतर के बराबर यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, तो अंतर बराबर यहाँ पर फॉर्मूला होता है दोस्तों P × R का स्क्वायर × 100 का स्क्वायर। तो यहाँ पर P कितनी दी हुई है, तो P तो यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, लेकिन R यहाँ पर दिया हुआ है 4%। तो 4% का जब यहाँ पर दुगना कर देंगे तो 4 × 4 तो कितना हो जाएगा, 16। इसी तरीके से 100 का दुगना कर देंगे, यानी 100 का स्क्वायर कह रहा है, तो 100 × 100 यानी कि 10,000। कितने हज़ार, 10,000। तब इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ये चला आएगा यहाँ पर 10,000 के बटा 16। इसके अलावा जब हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे तो ये चला आएगा 625, यानी इसको डिवाइड करने के बाद आंसर आ जाएगा 625। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 67 के घात में अगर 67 हो प्लस में 67 को 68 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। अब एक फॉर्मूला जान जाइए, इसके बाद फिर आप तुरंत इसका सटीक आंसर निकाल देंगे। देखिए n के पावर n + n, ठीक है, डिवाइडेड n+1। जब भी आपको इस तरीके से फॉर्मूला दिखाई दे, यानी कि आपका n के पावर ये आपका ये ऐसा चला रहा है
और किसी भी चीज़ से आप डिवाइड कर दे रहे हैं आप उसको, तो जब भी आपको ऐसा शेषफल दिखाई दे या ऐसा फॉर्मूला में मान आपको दिखाई दे तो उसका आंसर जो होता है वो 1 नंबर होता है, यानी कि 1 होता है। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर 1 लगा लीजिएगा जहाँ पर भी आपको ऐसा दिखे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए कि एक बोतल दूध से भरी 1/3 दूध निकालकर समान मात्रा में पानी डालकर बोतल को भर दिया जाता है। यह प्रक्रिया 3 बार की जाती है। बोतल में दूध तथा पानी का अंतिम अनुपात क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो अंतिम अनुपात क्या हो जाएगा यहाँ पर 8:19 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैसे निकलता है, देखिए हर बार जब भी दूध निकालते हैं तो 1/3 यहाँ पर भाग को निकाल देते हैं, तो हमारे पास बचता कितना है 2 के पावर 3। यहाँ पर दूध शेष बच जा रहा है। अगर 3 बार हम निकालेंगे उसको तो 2/3 के पावर यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो इसी तरीके से इसका मान हो जाएगा 8 और इसका मान 27 हो जाएगा। जब 27 का जब हम लोग निकालेंगे मान, जब पानी इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 भाग और घट जाएंगे, तो यानी कि 8 - 19 हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे 8:19 के रूप में। तो करेक्ट आंसर आपका ए नंबर देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित चित्र में 4 वर्ग हैं, कितने हैं 4 हैं, सबसे बड़े वर्ग का कितना प्रतिशत सबसे छोटा वर्ग होगा ये आपको बताना है। तो ये कितना प्रतिशत होगा, देखिए भीतरी वर्ग और बाहरी वर्ग के लिए भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाकर ऐसे वर्ग का बाहरी वर्ग के क्षेत्रफल का कितना होना चाहिए, आधा होना चाहिए। ठीक है, आधा का मतलब होता है 1/2 होना चाहिए। जो क्षेत्रफल हम लोग लेंगे वो क्या क्षेत्रफल लेंगे, a/2 या फिर a/4, इसके अलावा a/8 ऐसे लेंगे। ठीक है, सबसे छोटे प्रतिशत की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा टुकड़ों में यही बटा होगा, तो सबसे छोटे प्रतिशत यही होगा यानी 1/8। ठीक है, इसके बटे में आपको a×100 ये करना पड़ेगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना चला आएगा 12.5% चला आएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसके नीचे 1 कर देंगे, ऊपर वाला इधर चला जाएगा। ये जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर ये सॉरी ये वाला इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा। इसको जब डिवाइड आप करेंगे तो 12.5% आपका हो जाएगा। तो कौन सा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जा रहा है दोस्तों, 12.5 वाला करेक्ट आंसर हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक छात्र अपनी धनराशि का 30% व्यय करता है और 21 रुपये बचाता है, तब जो धनराशि है वो कितनी होगी। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए सबसे पहला क्या करेंगे, बचत। तो बचत यहाँ पर देख लेते हैं कि कितना कर रहा है। तो बचत कर रहा है कुल यहाँ पर 70%, इसको हमें देखना है। 70% यहाँ पर 30% के व्यय से अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना निकल जा रहा है, यहाँ पर 0.7% यहाँ पर निकल जा रहा है। ठीक है, ये इंटू कितना से होगा, कुल बचत से, यहाँ पर 21 से। तो ये जो 21 हो रहा है, ये जो बचा रहा है, तो ये हमें डायरेक्ट मान कैसे देगा, 0.7 से हम डिवाइड कर देंगे। तो ये लगभग कितना चलाएगा, 0.70 से जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये 30 चलाएगा। तो आंसर हमारा क्या निकल करके आएगा, 30 यहाँ पर सी नंबर निकल करके आएगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि 2 अंकों से बनी सभी संख्याओं का योग जो कि 5 से विभाजित होती है उसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये 5 से विभाजित होती है यानी कि 10 से 95 तक के जो भी संख्याएं हैं। ठीक है, ए मान लेते हैं 10 और जो एल मान लेते हैं उसे 95 मानेंगे और उसका अंतर मानेंगे 5। अब हम लोग इसमें मान रख देते हैं कि n बराबर 95 - 10। ठीक है, बटा में 5 + 1 ये रख लेते हैं। इसको जब हम घटाएंगे तो कितना निकल करके चला आएगा, ये निकल करके चला आएगा लगभग 85। ठीक है, अगर हम इसे घटाएंगे और इसके बाद फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 6 चला आएगा। फिर क्या करेंगे, हम इसे डिवाइड कर देंगे। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद इसका आंसर कितना आएगा, 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12 एंड
69 के समथिंग, यानी कि ये 13 के समथिंग यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, ये आपका 13 के समथिंग आ रहा है। अब इसको हम लोग और आगे तक ले जाएंगे तो ये कितना निकल करके आएगा, ये निकल करके आएगा यहाँ पर n का मान को, यानी कि n प्लस एल बाई 2। ठीक है, इक्वल 18 इंटू 105 यहाँ पर 2। जो हम लोग 13 मान निकाले तो वो 13 मान एक्चुअली में नहीं आएगा, वो 18 मान आएगा। अब ये इन दोनों का जब हम लोग इंटू करेंगे तो इंटू करने के बाद 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 945 के करीबन आता है आंसर। तो यहाँ पर 945 करीबन आंसर आएगा। ठीक है, फॉर्मूला आपका यही रहेगा दोस्तों, ये a+1 यहाँ पर बाई 2 ही फॉर्मूला रहेगा, जहाँ a का मान आपको रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या सही है, ये बताना है आपको। तो यहाँ पर कौन सा छोटा चिन्ह है, कौन सा बड़ा चिन्ह है, इसको हम लोग देखने के लिए देखिए ऋणात्मक संख्याओं का यदि रिजल्ट आपको देखना है तो ऋणात्मक संख्याओं का रिजल्ट देखने के लिए परिणाम हमेशा क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। परिणाम अधिक, संख्या छोटी, परिणाम अधिक, संख्या छोटी, ये आप याद रख लीजिएगा तो ये आपका सटीक बन जाएगा। जो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा ये है आपका -16, और ये वाला आपका जो सिंबल है ये वाला -3। ठीक है, डी नंबर आपका करेक्ट आंसर देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से जो अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 42 सेंटीमीटर है। ये आपको ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहला जो परिधि है, परिधि यहाँ पर ले लेंगे। परिधि यहाँ पर कितना दिया गया है, परिधि कह रहा है, परिधि मान लेते हैं c दिया गया है, पाई d यहाँ पर मान रख करके हम लोग बना ले रहे हैं। तो पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है, ये इंटू में 42 दिया गया है। ठीक है, इसको जब हम लोग काटेंगे तो यहाँ पर 6 चला आएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 132 आंसर चला आएगा। तो 132 आपको करेक्ट आंसर बी नंबर मिल जाता है यहाँ से। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए कि एक आदमी किसी निश्चित स्थान को 30 घंटे में पहुँचाता है। यदि वह अपनी गति को 1/15 भाग कम करता है तो 10 किलोमीटर की दूरी निर्धारित समय से कम तय करता है, तो उसकी गति आपको बताना है। तो उसकी गति बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर देखिए जो मूल गति है, मूल गति का मान यहाँ पर देखना होगा कि मूल गति का मान कितना हो रहा है। तो मूल गति का मान हो रहा है 30 घंटे में वो पहुँच रहा है। ठीक है, जब उसकी गति यहाँ पर घट जा रही है, यानी कि 1 - 1/15, ठीक है, ये आपका घट जा रहा है, बराबर जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, इन सब को सॉल्व करेंगे तो आता है 14/15 यहाँ पर घंटे। ठीक है, डिस्टेंस हम लोग जब कवर करेंगे तो डिस्टेंस कवर करने के बाद क्या चला आता है, तो डिस्टेंस यहाँ पर, या डिस्टेंस कहे या दूरी कहे, तो दूरी कह रहा है 30 इंटू जो निकल करके आया था 14/15 बराबर यहाँ पर 28 आंसर आ रहा है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर यहाँ पर इसको डिवाइड कर देंगे तो 28 आएगा। इसका अंतर अब हमें निकालना है। अंतर जब निकालेंगे तो कितना निकल करके चला आएगा, 30 निकलेगा, माइनस में 28 निकलेगा, इसके बाद यहाँ पर 2 निकल जाएगा, 10 निकल जाएगा। ठीक है, जब यहाँ पर ये 2 इधर चला जाएगा, यानी सारे के सारे किस में निकल रहे हैं, आवर्स में निकल रहे हैं, तो आवर्स निकालने के लिए ये 2 इधर चला जाएगा, 10/2 निकल जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सी नंबर आपका 5 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से ये आपका आंसर निकल करके चला आएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त जिसका केंद्र O है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, यदि ADC बराबर 130 डिग्री तो आपका कोण BAC की माप क्या है ये आपको बताना है। सबसे पहला यहाँ पर ADC चाप AC को प्रतिच्छेद करता है। किसको प्रतिच्छेद कर रहा है? चाप AC को यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है। कौन? ADC यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, इसके बाद जो चाप है AC अगर AC को हम लोग देखें तो वो क्या कर रहा है? 360 यहाँ पर -2 इंटू 130। अब ADC का मान 130 यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, 2 इंटू क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि यहाँ पर दो त्रिभुज का मान हमें पता करना है, तो 2 इंटू इसीलिए कर रहे हैं। जब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हमारा 100% रिजल्ट दे देता है। ठीक है, इसीलिए जब हम ABC जो कोण का मान हम लोग निकालेंगे तो 1/2 इंटू जो चाप है AC, ठीक है, ये कितना निकालेंगे? 50% निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि इसका हाफ निकाल रहे हैं तो उसका 100% का हमें हाफ निकालना पड़ेगा। अगर हम लोग आरेख AB व्यास हैं, क्या है? AB व्यास को अगर देख लेते हैं, ये AB क्या है? व्यास है। AB व्यास में यदि ACB जो कोण है वो कितना होगा? 90 डिग्री का होगा। जो AC जो कोण है वो कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। अर्थात इस तरीके से कोण हम बना सकते हैं 90 डिग्री का। तो अब जो यहाँ पर कोण बनेंगे BAC में, यहाँ पर क्या कौन से कोण बनेंगे? BAC में, तो वो कितने के बन सकते हैं? वो लगभग 180 के बन सकते हैं दो कोण, यानी 180 माइनस 50 प्लस 90। जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 180 माइनस 90। आंसर है हमारा क्या चला रहा है? 90 चला रहा है। ठीक है, जब हम इसे सॉल्व करेंगे, सॉरी 90 नहीं आएगा, 180 माइनस 90 प्लस 50 को ऐड करना है तो ये करीबन चलाएगा 140। जब इससे हम लोग घटाएंगे तो 40 चलाएगा, यानी कि आंसर कितना चला रहा है? 40 चला रहा है। ठीक है, तो 40 यहाँ पर B नंबर पे दिया गया है, तो B नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10 वर्षों में B की उम्र की दोगुनी है। कितनी है? दोगुनी है। जो B की उम्र 10 वर्ष पहले थी, यदि अभी A की उम्र B से 9 वर्ष अधिक है तो B की वर्तमान आयु आपको बताना है। तो इसका वर्तमान आयु बताने के लिए सबसे पहला क्या करेंगे? देखिए, A का मान जो दिया गया है A प्लस 10, ठीक है, क्योंकि ये वर्ष दिया गया है। अब ये कह रहा है कि इसमें ना दोगुना हो जाना चाहिए, यानी कि B माइनस 10। B माइनस 10 इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ये B का जो मान है वो B का मान यहाँ पर दोगुना कौन है? A है, तो A जो B का मान है वो हमेशा कम ही रहेगा। ठीक है, तब जाकर A बराबर B प्लस 9 हम लोग करेंगे। B का मान यहाँ पुनः निकालेंगे 9 वर्ष अधिक के लिए, तो इसको जब हम लोग निकालेंगे तो B प्लस कितना निकल जाएगा? 19 निकल जाएगा। B प्लस 19 क्यों निकलेगा? क्योंकि ये इसके साथ ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 19। ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पर 2B निकाल देंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पर 20 निकाल दिया जाएगा। जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये माइनस में है, इधर जाएगा तो ये 2B कितना हो जाएगा? इसका माइनस का 39 हो जाएगा। अब ये जो 2AB हो जाएगा वो 39 के करीब हो जाएगा। ठीक है, B को जब हम लोग यहाँ चेंज करेंगे, ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो B बराबर ये जो माइनस है ये माइनस कट करके यहाँ पर 39 आंसर आ जाएगा। आपको इसका और इसका सॉल्व करना है तो B बराबर यहाँ पर 39 आंसर हो जाएगा। यहाँ पर C नंबर करेक्ट आंसर देखने को मिलेंगे आपको। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए,
तीन घन जिनमें प्रत्येक की भुजा 8 सेंटीमीटर की है, जो जोड़कर एक घनाभ बना दिया जाता है, तो इस तरह बने घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, ये आपको बताना है। संपूर्ण पृष्ठ के लिए सबसे पहला जो आयाम है, आयाम क्या क्या चीजें हैं, यहाँ पर तीन आयाम दिए गए हैं। देखिए भुजा कौन कौन से, 8 × 8 × 24, ठीक है, तीन आयाम दिए गए हैं। अब ये आयाम से हमें आंसर निकालना है। अब देखिए जो तीन घन है उसका मान यहाँ पर 8 × 8 × यहाँ पर 24 दिया गया है, यानी तीन घन का 24 हमने नोट कर लिया है और घन के यहाँ पर दो भाग को ऐड कर लिया है, ठीक है। इसके इसके जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 64 चलाएगा, इसका इसके साथ पुनः हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में 192 हो जाएगा, फिर इसका इसके साथ करेंगे तो 192 हो जाएगा। अब हम लोग ऐड कर देंगे तो कितना चलाएगा, 896 वर्ग सेंटीमीटर के करीब चलाएगा, तो 896 वर्ग सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर डी में है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि एक नाव की गति स्थिर पानी में 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह 30 किलोमीटर नदी की धारा के विरुद्ध तथा धारा के अंतर्गत गति करते हुए पुनः पूर्व स्थान पर 4 घंटा 30 मिनट वापस आ जाता है। तो नदी की धारा की गति आपको बताना है। तो नदी की धारा की गति बताने के लिए देखिए इसको लंबा सॉल्व करना पड़ेगा। शॉर्टकट मैं बता देता हूँ किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला यहाँ पर 30 जो है 30 किलोमीटर यहाँ पर नदी बताया जा रहा है। ये कह रहा है कि जो 15 किलोमीटर है वो पुनः वापस चला रहा है, यानी कि 15 किलोमीटर वापस चलाएगा तो 15 माइनस एस आपको निकालना है, प्लस का 30, फिर वहाँ पर पहुँच जा रहा है, इसके लिए प्लस का एस। अब इन दोनों का आप एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद जितना भी एलसीएम आता है इसके साथ आप इसके मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, फिर इसका यहाँ पर डिवाइड करने के बाद जितना आता है इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जब दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिएगा, ऐड करने के बाद यहाँ पर एंड में आपको ये दे रहा है 4.5, जो 4.5 के करीबन यहाँ पर दे रहा है घंटा, वो क्या करती है, यानी कि 4 घंटा 30 मिनट। तो 4 घंटा 30 मिनट को हम डायरेक्ट 4.5 भी लिख लेते हैं। 4.5 ये वापस चला रहा है, तो इसके बराबर 4.5 आपको लिख करके आंसर लाना है। तो क्या लिखना है, 30 15 माइनस एस प्लस 30 15 प्लस एस बराबर 4.5। जब इसका आप निकालिएगा तो कितना चलाएगा, लगभग 5 किलोमीटर प्रति घंटा चलाएगा। तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर हो जाएगा, ए नंबर करेक्ट आंसर। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जब 10 धनात्मक संख्याओं का औसत x है, यदि प्रत्येक संख्या को 10% बढ़ा दिया जाता है, तो प्रत्येक संख्या को अगर 10% बढ़ाया जाएगा तो हर बार वो एक बार बढ़ेगा, ठीक है। यानी कि वो अगर 10 बार बढ़ाया जाए तो कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा, तो 10% बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए मान निकालने के लिए कह रहा है, एक फॉर्मूला है। इस तरीके से जब भी क्वेश्चन आए तो आप ये फॉर्मूला को नोट कर लीजिएगा, a माइनस बी ए के पावर 3 प्लस में ए के पावर 3b प्लस में ए के पावर ए बी के पावर 2 प्लस में बी के पावर 3, ठीक है। इसके बराबर a4 प्लस माइनस b4, ठीक है। यहाँ जो मान हम देख रहे हैं वो क्या क्या मान है, a बराबर यहाँ पर देख रहे हैं 2 के पावर 1/4, ठीक है। उसके बाद फिर b बराबर क्या है, एक यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है जो मान हम निकाल करके ला रहे हैं, तो 2 माइनस 1 यहाँ पर एक मान निकाल करके ला रहे हैं। ये मान कहाँ से निकल रहा है दोस्तों, यहीं से निकल रहा है, तो ये आपको निकालना पड़ेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमने ए और बी का मान यहाँ पर निकाल करके दिखाया है आपको, इसका करेक्ट आंसर आपका 1 हो जाएगा।
अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसे हम लोग सॉल्व करने के लिए कैसे करेंगे देखिए। सबका अलग अलग मान है। 243 यहाँ पर 243 ये है, 7 के पावर यहाँ पर 0.25 और 49 के पावर यहाँ पर 0.075 और 343 की पावर यहाँ पर 0.2 है। तो इसे निकालने के लिए सबसे पहला हमें क्या करना होगा देखिए, एक एक का मान लेना होगा। सबसे पहला अंश का घात, अंश का घात को लेना पड़ेगा। इसके बाद आपका हर के घात को लेना पड़ेगा, हर के घात। तो अंश का घात यहाँ पर निकालने के लिए क्या करेंगे देखिए, 0.13 है, तो 0.13 प्लस में दूसरे वाले का घात यहाँ पर क्या है 0.07, इन दोनों को जब ऐड कर देते हैं तो 0.2 के करीब आंसर चला आता है। ठीक है, जब ये 0.2 आंसर चलाएगा तो इसके किसके पावर ये लगेगा, ये लग जाएगा आपका लगभग 3 के पावर, यानी 3 के पावर 5 आपका आया होगा, तो 243 के करीबन आंसर आया होगा। तो इसके पावर अब 5 नहीं लगा करके हम 5 इंटू 0.2 लगा देते हैं। जब 5 इंटू 0.2 लगा देते हैं तो उसका आंसर क्या चलाता है, यानी इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 चलाएगा आंसर। इसी तरीके से 49 का हम करेंगे, 49 का ये इसके साथ हम लोग इसको छोड़ करके इन दोनों का हम लोग जैसे कंपेयर करेंगे तो उसका भी आंसर आप इसी तरीके से सॉल्व करिएगा, तो उसका भी आंसर कितना आएगा, 1 के करीबन आएगा। अब अंश और हर की जब बात करेंगे तो ये 343 में भी कितना आंसर चलाता है, 7 चलाता है, यानी कि 3 टाइम्स आपका 1 टाइम्स 3 आंसर आ रहा है और ये कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। नीचे कितना आ रहा है, ऊपर आपका 3 आ जा रहा है और नीचे कितना आ जा रहा है, 7 आ जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3/7 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए चित्र के अनुसार x का मान आपको निकालना है। दो समकोण त्रिभुज यहाँ पर दिख रहे हैं, कौन कौन से, 12 सेंटीमीटर जो साझा कर रहा है ये दिख रहा है, ये आपका जो 12 सेंटीमीटर साझा कर रहा है ये आपका समकोण त्रिभुज दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज में एक ही समकोण जो त्रिभुज है वो समकोण त्रिभुज की भांति यहाँ पर 12 सेंटीमीटर को साझा कर रहा है, अन्यथा कोई और नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये सबसे पहला एक तो भीतरी त्रिभुज के कर्ण को हम लोग लेंगे, तो भीतरी त्रिभुज का कर्ण यहाँ पर कितना है, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और ऊंचाई को लेंगे तो ऊंचाई कितना है यहाँ पर, h बराबर 12, और जो कर्ण है यहाँ पर कर्ण क्या है, 15 है। ठीक है, इसी तरीके से जब हम इसका आधार हम लोग लेकर के सॉल्व करेंगे तो आधार का यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15 का स्क्वायर, उसके बाद फिर -12 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225 आपको देखने को मिलता है और 12 का स्क्वायर 144 देखने को मिलता है। इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो ये कितना चलाता है, 81 चलाता है। इनको तोड़ करके रूट तोड़ेंगे तो 9 चलाएगा। इसी तरीके से ये तो अंदर की बारी थी, अब बाहर की जैसे बारी होती है तो बाहर की बारी में हम लोग ये 20 को लेंगे, तो 20 को भी उसी तरीके से जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर आ जाता है 16। एंड में आपको 16 और 9 को घटा देना पड़ेगा, इन दोनों को जब घटाएंगे तो कितना सेंटीमीटर चलाएगा, 7 सेंटीमीटर चलाएगा। जैसे हमने इसको सॉल्व करा है इसी तरीके से आप अंदर वाले को भी सॉल्व कर लीजिएगा। यानी आप कैसे सॉल्व करिएगा देखिए, 20 के पावर यहाँ पर स्क्वायर कर दीजिएगा, -12 के पावर कर दीजिएगा, जब इसको सॉल्व करिएगा तो 16 आंसर आ जाता है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन में क्या है कि a + b तथा c का औसत भार 45 किलोग्राम है। यदि a तथा b का औसत भार 40 किलोग्राम तथा b तथा c का औसत भार 43 किलोग्राम है तो b का भार आपको निकालना पड़ेगा। तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, a प्लस का b प्लस का c यहाँ पर कितना निकल करके आया है, तीनों को ऐड कर देंगे तो 3 × 45 निकल करके आया है। ठीक है,
ये तीनों को ऐड जब कर देंगे, इनको इंटू कर देंगे तो 135 आंसर चला आता है। इसी तरीके से अब ए और बी में हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ए प्लस बी में जब कैलकुलेट करेंगे तो 2 गुना 40 यहाँ पर कर लेते हैं तो 80 चला आता है आंसर। अब उसी तरीके से बी प्लस सी में करेंगे तो कितना चला आता है, 2 गुना 43, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 86। अब इन तीनों को जब हम लोग ऐड कर देंगे, यानी कि ए प्लस में 2b प्लस में सी को हम लोग ऐड कर देंगे, तो यानी ए का कितना निकल करके आया है, ए निकल करके आया है 100। ये आपका ए बी प्लस बी सी को ऐड कर देंगे, ए बी प्लस बी सी को ऐड करेंगे तो ये हमारा इन दोनों को ऐड करने के बाद 166 यहाँ पर चला आएगा। अब 166 को क्या करेंगे, इसको इससे घटा देंगे तो कितना चला आएगा, बी का मान चला आएगा आपका 31, तो 31 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी ए नंबर 31 किलो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए, एक शंकु का आकार जो कह रहा है टेंट कपड़े से बना है जो लंब वृत्तीय शंकु के आकार में है। यदि टेंट के आधार का व्यास 42 मीटर है तथा टेंट की ऊंचाई 28 मीटर है, तो इस टेंट को तैयार करने हेतु कितना न्यूनतम कपड़ा आवश्यक होगा, ये आपको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आर निकालना है। तो आर यहाँ पर कितना दिया गया है, देखिए व्यास का आधा जो व्यास होता है उसका हाफ होता है आपका आर, यानी कि 42 का आधा हो जाएगा 21, ठीक है। हाइट यहाँ पर दिया गया है 28। आप ऊंचाई के अकॉर्डिंग इसको निकाल लीजिए, आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। जब इसको हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 21 का स्क्वायर प्लस में 28 का स्क्वायर। ये 21 का स्क्वायर हो जाता है आपका 441 और 28 का स्क्वायर हो जाता है 784। जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको जोड़ करके इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा पास आंसर चलाएगा 35 मीटर। अब पार्श्वीय भाग में हम लोग जब निकालेंगे तो पार्श्वीय पृष्ठफल का जो भाग निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो पाई आपका मान होता है 22/7। यहाँ पर आर कितना निकाले हैं हम लोग, 21 निकाले हैं, और जो एल निकाले हैं वो कितना निकाले हैं, 35। अब हम इसे काट देते हैं तो ये 3 हो जाएगा। इन तीनों का जब हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना निकल करके चला आता है, ये 2310 निकल करके चला आता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा 2310 वर्ग मीटर। इसी तरीके से अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5.2 किलोग्राम 20 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, ये आपका क्वेश्चन है। तो ये प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहला क्या करेंगे, 5.2/20 × 100 आप निकाल लीजिए। ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ये 5 हो जाएगा। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 26% चला आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 26%। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मानसिक योग्यता के टेस्ट के लिए यहाँ पर क्वेश्चन आया हुआ है। अब क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि 1 बजे और 2 बजे के बीच कब मिनट, सुई और जो घंटा होती हैं वो एक सरल रेखा में होंगे। तो कब होंगे दोस्तों, ये होते हैं 1:38 सही 2/11 के करीबन ये क्या होता है, आपका जो 1 बजे से 2 बजे के बीच में है वो घंटा समान रेखा में होते हैं। तो बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न आरेख में छायांकित भाग तथा प्रदर्शित करता है यदि त्रिभुज गरीब को वृत्त परिवार को तथा वर्ग अमीर को दर्शाता है, तब ये जो भाग है वो किस तरीके से जो छायांकित है वो प्रदर्शित करेगा। अब इसमें ओवरऑल अगर देखेंगे तो AND की जो आकृति हैं, ठीक है, और अंदर की जो आकृति है और बाहर की आकृति है उसको अगर देखेंगे तो अंदर की जो आकृति है वो तीनों को कर रही हैं। जो त्रिभुज है वो त्रिभुज गरीब को भी कर रहा है और जो अमीर है उसको भी कर रहा है। ये दोनों को करने वाला वृत्त परिवार है, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा अमीर परिवार। सी नंबर आपका हो जाएगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि निम्न चित्र में त्रिभुज की कुल संख्याएं आपको बतानी है।
तो त्रिभुज की कितने संख्याएं हैं इसमें ये आपको बताना है। तो कैसे काउंट करेंगे आप, देखिए सबसे पहला अगर हम त्रिभुज की बात करें तो यहाँ से हम लोग इसको जान लेते हैं। सबसे पहला इसमें देखिए कोई त्रिभुज नहीं है फिलहाल। इसको अगर कट करें तो एक त्रिभुज ये बन गया, एक त्रिभुज ये बन गया, ठीक है। कितने त्रिभुज हो गए यहाँ पर, दो त्रिभुज हो गए। जब हम इसे करेंगे तो यहाँ पर कितने सारे त्रिभुज हो गए, ये आपके सामने एक त्रिभुज ये हो गया और एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये, यानी कि हमारे सामने कितने त्रिभुज बन रहे हैं उसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यहाँ से अगर कट करेंगे तो हमारा और त्रिभुज यहाँ पर निकल करके चला आया, यानी कि इन दोनों का ओवरऑल में एक और इन दोनों का ओवरऑल में एक, यानी कि कितना आ गया, 3 4 5 6 7 8 9 त्रिभुज यहाँ पर चले आए हैं। अब हम इस त्रिभुज से बारीकी से समझते हैं। इस त्रिभुज में देखिए पहले यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, एक त्रिभुज यहाँ से है 9, एक त्रिभुज यहाँ से है 10, एक बड़ी वाली त्रिभुज यहाँ पर है जो कहाँ पर दिखेगी, ये आप देख पा रहे होंगे बड़ी वाली त्रिभुज को, 1 2 3, ये त्रिभुज 4, ये त्रिभुज 5, इसमें 6 7 8 9 10 11 और एक त्रिभुज छूट रही है ये अंदर वाली, ये क्या है, कुल मिलाकर के कितने त्रिभुज यहाँ पर दिखे, 12 त्रिभुज। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 12 त्रिभुज हो जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि निम्नांकित प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा, ये आपको बताना है। आप देख पा रहे होंगे एक एक लाइन, कॉलम कॉलम। देखिए बी के बाद जो डी आया है वो कितने पंक्ति में आया होगा, तो बी यहाँ पर दूसरे पोजीशन में है और जो इस लाइन में हम लोग सबसे पहला बढ़ते हैं, बी दूसरे पोजीशन में है तो जी कितने पोजीशन में है, 7, यानी इन दोनों का डिफरेंट कितना है, 5, यानी अगला पोजीशन कितने नंबर पे आएगा, 5, यानी 7 5 12, यानी 7 5 12। लेकिन नहीं, 5 के बाद यहाँ पर 2 कॉमन रहेंगे तो वो बढ़ेंगे, 2 बढ़ेंगे, यानी इसके इसके बीच में डिफरेंट 5 है तो इसके इसके बीच में कितने हैं, 7 है। इसी तरीके से इसके इसके बीच में डिफरेंट +5 होंगे तो +5 होंगे, इसके इसके बीच में कितने डिफरेंट है, यहाँ पर +6 के डिफरेंट है, यानी कि जो अगला पोजीशन होगा, अगला पोजीशन में कितना होना चाहिए, 2 और अधिक होना चाहिए। इसमें 6 है तो इसमें +8 होने चाहिए। अब इसके इसके बीच में अगर उसी तरीके से हम लेंगे तो कितना का डिफरेंट है यहाँ पर, +7 का, यानी इसका डिफरेंट कितना आना चाहिए, +9 का आना चाहिए। तो 23 में कौन सा यहाँ पर है, तो 23 में आता है आपका भी नंबर, ठीक है, भी आता है, भी अल्फ़ाबेट। तो अल्फ़ाबेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, भी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए कि चित्र में एक ही पासा के 3 प्रारूप को दर्शाया गया है तो अंक 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक हो जाएगा। देखिए 4 के विपरीत फलक को आपको बताना है, तो स्पष्ट रूप से अगर मैं बताऊं तो 1 और 3 जो दोनों को क्या होते हैं, समान होते हैं, ठीक है। 6 और 4 के साथ लगे हुए होते हैं ये। इससे सिद्ध होता है कि 6 और 4 जो होते हैं न तो 1 के विपरीत है और न ही 3 के, ठीक है। 6 और 3 यहाँ पर कह रहा है और 6 और 4 इन दोनों का है, तो ये कह रहा है कि 6 और 4 न तो 1 के विपरीत है और न ही 3 के, ठीक है। इसी तरीके से हम चित्र 3 में देखेंगे तो चित्र 3 ये कह रहा है 6 5 और 2 के साथ ये लगा हुआ है, इसीलिए जो 5 है और 2 6 के विपरीत ये नहीं हो सकता है। स्पष्ट रूप से अगर मैं बात करूं तो 4 और 5 एक दूसरे के फलक ये हो सकते हैं, 4 और 5 एक दूसरे के फलक ये हो सकते हैं। मैंने जो पहला डायग्राम है, पहला दूसरा क्या बताया है कि 1 और 3 दोनों का सामान्य है, लेकिन ये 6 और 7 6 और 4 के साथ ये लगे हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा जो 6 और 4 न तो 1 के विपरीत है और न ही 3 के विपरीत है, तो यहाँ 4 किसके करीब हो सकता है, 5 के। तो करेक्ट आंसर क्या होने का संभावना है, 5।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर 76वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित श्रेणी में अगला पद आपको बताना है। अगला पद यहाँ पर क्या है दोस्तों, क्रमांगत जो पदें हैं 6, 9, 14, 21, 30, 41। अब इसे निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए 6 और 9 के बीच में अगर डिफरेंट आप देखेंगे तो कितना का रहता है, +3 का रहता है। इसका इसके बीच में अगर देखेंगे तो कितना का रहेगा, 5 का। इसका इसके बीच में 7 का। इसका इसके बीच में 9 का। इसका इसके बीच में कितने का है, 11 का। यानी कि 2-2 बढ़ता जा रहा है। तो इसके बाद वाले जो डिफरेंट आएंगे वो कितने का आएंगे, 13 का आना चाहिए, 13 का आना चाहिए। तो जब 13 का आएगा तो ये अंतर बताने के लिए बोल रहा है कि इसका अगला पद क्या होने की संभावना है। यानी 11 का जो अगला पद है वो क्या होने का संभावना है, यानी कि 13वां, जब 13वां पद इसमें और 13 ऐड कर दिया जाएगा तो ये कितने चलाएगा, 54 चलाएगा। ठीक है, तो 54 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। इसके कितने हो जाएंगे, 54 आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र समांतर डॉक्टर, इंजीनियर और एडमिनिस्ट्रेटर का संबंध दर्शाता है। ये आपको बता रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटर का संबंध कौन दर्शा रहा है। देखिए डॉक्टर, इंजीनियर और एडमिनिस्ट्रेटर का जो संबंध दर्शा रहा है वो क्या है, ये डॉक्टर, इंजीनियर, एडमिनिस्ट्रेटर का संबंध आपका बी नंबर दर्शा रहा है, क्योंकि ये तीनों जो होते हैं एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, खाली स्थान में अंक ज्ञात कीजिए। आपको जो खाली स्थान है उसमें अंक आपको ज्ञात करने के लिए यहाँ पर कह दिया गया है। अब जब इसका अंक ज्ञात करने की बारी आएगी तो आप किस तरीके से ज्ञात करेंगे, देखिए 2 × 3 कर दीजिएगा। तो 2 × 3 जब करिएगा माइनस आपको 8 कर देने हैं। ठीक है, अब जब -8 कर दीजिएगा तो क्या चलाएगा, 6 - 8 कर दीजिएगा तो यहाँ पर क्या निकल करके चलाएगा, -2 चलाएगा। अंतिम संख्या क्या निकल करके आएगा, 1 निकल करके आएगा। अब यहाँ पर उसी तरीके से इन दोनों का इंटू कर दीजिए तो कितना निकल करके आएगा, ये 12 निकल करके आएगा। अब 12 को -9 कर दीजिए, यहाँ पर 3 निकल करके आएगा। तो 3 यहाँ पर दिया हुआ है। इसको इंटू कर दीजिए तो 6 × 5 = 30 चले आएंगे। 3 घटा दीजिए 27 यहाँ पर आ जाएगा। तो कितना आंसर आपका आने की संभावना यहाँ पर है, 6 × 5 = 30 और माइनस कर दीजिए यहाँ पर 3, तो यहाँ पर 27 आने का जो संभावना है वो ज़्यादा है। तो यानी कि खाली स्थान के अगर अंक मान भरेंगे तो उचित मान यहाँ पर कितना होने का संभावना यहाँ पर ज़्यादा दिख रहा है, तो 20 ज़्यादा दिख रहा है। तो सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नवाचक चिन्ह में कौन सी संख्या आएगी, ये आपको बताना है। BLDGEIMOQS 12, 9, 12, 26 क्वेश्चन मार्क। अब ये देखिए बी और एल, बी कितने पोजीशन में रहता है, दूसरे पोजीशन में, और जो एल रहता है वो कितने पोजीशन में, 12। यानी इन दोनों को जब हम लोग जोड़ देते हैं तो कितना चलाता है, 14। लगभग 12 यहाँ पर क्या किया है, दे दिया है। डी और जी के बीच में संबंध यहाँ पर बनाएंगे तो 4 और 7 यानी कि 11 दे दिया गया है। यानी कि इसके अलावा एम और ओ में देखेंगे तो एम का यहाँ पर 13 होता है और ओ का यहाँ पर 15 होता है। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 28 हो जाता है। तो जब 28 होगा तो ये कितना के बराबर दे दिया गया है, 26 के बराबर दे दिया गया है। अब Q और S देखिए जितना भी मान दे रहा है उससे क्या कर दे रहा है, 2 माइनस कर दे रहा है। यानी कि Q कितने पोजीशन में रहता है, तो 17 पोजीशन में, और S कितने पोजीशन में रहता है, 19। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 26 सही आएगा, सॉरी 36 आएगा। तो 36 में से हम 2 को माइनस कर देंगे तो कितना करेक्ट आंसर आ जाना चाहिए, 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 32 आ जाना चाहिए। कितना आना चाहिए दोस्तों, 32 आ जाना चाहिए। तो आपका 32 नंबर 34 आना चाहिए, सॉरी 2 माइनस करेंगे 34 आ जाना चाहिए। तो 34 नंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इसी तरीके से हम लोग अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे कि दी गई श्रृंखला का अगला पद क्या होगा। अगला पद आपको निकालना है। तो अगला पद निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहला जो क्रम है उसको हम लोग बढ़ते हुए बैठाएंगे, यानी कि ए सी, ए के बाद सी, उसी तरीके से एफ, उसी तरीके से जे। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्रम हमें क्या प्राप्त मिल गया है, जे। उसी तरीके से जे एक्स, अब माइनस करेंगे दूसरा क्रम, तो जेड के बाद यहाँ पर एक्स आ जाता है, फिर यू आता है, फिर आ जाता है क्यू। ठीक है, यानी कि पहले 2 माइनस कर रहा है, फिर 3 कर रहा है, उसके बाद 4 कर रहा है, इस तरीके से माइनस कर रहा है। यहाँ पर +2 +3 +4 कर रहा था, अब उतना ही वो माइनस भी कर रहा है, यानी कि 4 जब माइनस कर देंगे तो क्या चलाता है, क्यू चलाता है, यानी कि जे क्यू आपका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है, ए नंबर। इसी तरीके से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि निम्नांकित चित्रों के अनुक्रम में खाली स्थान में कौन सा अंक होगा, ये आपको बताना है। तो खाली स्थान में अंक को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 3 + 4, यानी नीचे नीचे वाले को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 3 + 4 को आप जोड़ दीजिए। ठीक है, इसके अलावा जो बीच वाला है उसको रख लीजिए। अब इन दोनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना चलाता है, 28 चलाता है। अब इसके अलावा इन दोनों को जब हम लोग जोड़ देते हैं, यानी 6 × 5 = 11 कर लीजिए, और 11 के साथ हम लोग किसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 11 के साथ पुनः हम लोग 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 44 आ जाएगा। फिर इन दोनों को 8 × 7 = 56 कर लीजिए। अब यहाँ पर 56 हो जाता है, फिर 15 का 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 चलाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर इन दोनों को ऐड करने के बाद जितना भी आता है, इन दोनों को ऐड करने के बाद 19 आता है, 19 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आंसर आएगा, 76। यानी कि यहाँ पर जोड़कर बीच वाले को बताना है, उसके बाद फिर कितना भी चला है आपको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आंसर आपका निकल करके चला आएगा। इसी तरीके से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दिए गए चित्र में समांतर चतुर्भुज की संख्याएं होगी, क्या होंगी समांतर चतुर्भुज की संख्याएं। तो समांतर चतुर्भुज की संख्या आपको निकालना है। तो समांतर चतुर्भुज की संख्या इसमें कितने होंगी दोस्तों, 12 होंगी। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दी गई श्रेणी को पूरा करना है आपको। तो श्रेणी को पूरा करने के लिए किस तरीके से श्रेणी को पूरा करेंगे, तो सबसे पहला यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ कर देना है, 1 जोड़ देना है। कितना चलाएगा दोस्तों, ये 5 चलाएगा, 2 दूना 4 और 1 5 चलाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 5 × 2 कर देना, -1 कर देना है, 9 चलाएगा। इसी तरीके से 9 × 2 कर देना है, फिर आपका +1 कर देना है, तो कितना चलाएगा, 19 चलाएगा। फिर आपका 19 × 2 कर देना, -1 कर देना है, यानी 37। अब जो अगला क्रम आएगा वो क्या आना चाहिए, 37 × 2 करके +1 कर देना है, यानी कि 75 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 75 नंबर, सी नंबर यहाँ पर दिया हुआ है ऑलरेडी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित श्रेणी में अगला पद याद करना है आपको। ABC, BCE, CEG और DGK, EKM, ये आपको दिया हुआ है। आप देख पा रहे होंगे कि ए के बाद सब इसका पहला जो क्रम है +1 +1 +1 जा रहा है, यानी ई के बाद क्या जाना चाहिए, एफ जाना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से बी के बाद सी, सी के बाद ई के बाद जी, जी के बाद के, एक एक यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। जब एक एक यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, यानी कि एक समय 2 बढ़ रहा है, फिर एक समय क्या हो जा रहा है, 4 के कॉम्बिनेशन में बढ़ जा रहा है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, एम आ जाना चाहिए। सी के बाद ई के बाद जी, जी के बाद के के बाद एम, एम के बाद क्या आना चाहिए, तो एम के बाद यहाँ पर ओ आ जाना चाहिए। FMO आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर आपका। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है
कि दी गई श्रृंखला में अगला अक्षरों का समूह निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो जैसे हम लोग पीछे वाले को सॉल्व किए थे हम इसे भी सॉल्व करेंगे। आप देख पा रहे होंगे कि जो क्रम है LMNO ये सब +1 के क्रम में है, तो O के बाद क्या चलाता है, P चलाता है। ठीक है, दूसरा क्रम यहाँ पर कह रहा है कि XMPL, तो ये कब आया होगा, ये आया होगा आपका -4 करने के बाद। तो -4 यहाँ पर करेंगे तो R के बाद -4 कितना चलाता है, कितना चलाता है, सॉरी H चलाता है, H R के बाद -4 H चलाता है। इसी तरीके से यहाँ पर L के बाद यहाँ पर करना है, L के बाद -4 H चला आता है, फिर FJNR इसमें +4 कर देना है, तो ये आपका चलाएगा भी, क्या चलाएगा, भी, यानी कि PH भी आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। तो PH भी आपका A नंबर पे है, तो A नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, सियाचिन क्या है। सियाचिन यहाँ से शुरू हो जाता है दोस्तों सामान्य ज्ञान से टॉप पॉपुलर क्वेश्चंस। सियाचिन क्या है, तो सियाचिन एक प्रकार का हिमनद रक्षा क्षेत्र है, याद रखिएगा हिमनद रक्षा क्षेत्र है। इसी तरीके से गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड विलियम बेंटिंक की निम्नलिखित में से कौन सी उपलब्धि थी, ये आपको बताना है। तो कौन सी उपलब्धि थी दोस्तों, ये थी आपका ठगी का दमन। क्या थी, ठगी का दमन, यहाँ पर C नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अट्ठासीवां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस उच्च मूल्य के नोट का विमुद्रीकरण किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 2000 नोट का विमुद्रीकरण किया गया है। अगला क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य का प्रतिशत शासक कृष्णदेव राय निम्नलिखित में से किस वंश के संबंधित हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तुलुव वंश के, आपका C नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हर्षवर्धन का समकालीन बंगाल का शासक निम्नलिखित में से कौन था, गोपाल, धर्मपाल, देवगुप्त या शशांक। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, शशांक, D नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है परमाणु बने होते हैं, किसके बने होते हैं, तो परमाणु बने होते हैं इलेक्ट्रॉन एवं नाभिक से, तो D नंबर इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस तिथि को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। तो भगत सिंह जो सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 2031 को फांसी दिया गया था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन कूट वाला क्वेश्चन है दोस्तों। स्वतंत्रता का अधिकार संदर्भ में सम्मिलित करना है आपको संविधान का अनुच्छेद 19। तो पहला जो अनुच्छेद 19 क है ये आपका कहाँ चला जाएगा, ये वाक एवं अभिव्यक्ति स्वायतंत्र का है। अनुच्छेद 19 जो ब है वो किसके लिए है, आबाद संचरण का, मतलब ये इसके साथ हो जाएगा, ये इसके साथ हो जाएगा। अनुच्छेद 19 ग जो है वो किसके साथ हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका संगम बनाने का। अनुच्छेद 1900 घ जो है शांतिपूर्वक सम्मेलन का, यानी कि आपका 2, 3 और 1, 4 आपका B नंबर करेक्ट आंसर देखने को मिलेंगे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, देखिए वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है। तो आपको पता होगा नाइट्रोजन गैस अधिक पाई जाती है। किस भारतीय नदी में डॉल्फिन पाई जाती है। तो भारतीय नदी की जब बात करते हैं और डॉल्फिन की, तो गंगा नदी में पाई जाती है डॉल्फिन। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में निम्नलिखित में से कौन सा नगद मगध महाजनपद की राजधानी था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राजगिरी जो था वह महाजनपद की राजधानी था। भारत का नदी द्वीप जिसे हाल ही में जिला घोषित किया गया है कौन सा है, तो ये है माजुली, असम, आपका D नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है। तो सबसे दक्षिणी राज्य की बात करेंगे तो तमिलनाडु यहाँ पर सबसे दक्षिणी राज्य है। सुमिलित करना है यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 के साथ।
क्या है, कांच के प्रकार और अनुप्रयोग। कांच के प्रकार और अनुप्रयोग आपको सूची सम्मिलित करना है। कांच के प्रकार में बोरोसिलिकेट जो ग्लास होती हैं वो बुलेट प्रूफ कांच होती हैं, ठीक है। ग्लास जो उल होते हैं वो कैसा होते हैं, उष्मारोधी कांच होते हैं। लेमिनेटेड ग्लास जो होते हैं वो कैसा होते हैं, आंखों के पराबैंगनी किरणों को काटता है ये। और क्रूक्स ग्लास कैसे होते हैं, ओवंस में कुचालक पदार्थ के लिए होते हैं। तो 4, 3, 2, 1 ये आपका करेक्ट आंसर आप डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के अनुसार भारत में कृषि वृद्धि दर 2016-2017 में क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4.1%, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, देखिए यदि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर्स का पद रिक्त है तो लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा। तो कौन करेगा, लोकसभा द्वारा निर्वाचित सदस्य ही करता है इसका अध्यक्षता, याद रखिएगा। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामांकित करता है। उन व्यक्तियों को किस क्षेत्र में विशेष ज्ञान व्यवहारिक अनुभव प्राप्त होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कला एवं समाज सेवा। सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा में अनुदान की मांग कौन करता है। तो कौन करता है, ये वित्त मंत्री करता है, ये डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए योग्यता में क्या सुमिलित नहीं है कह रहा है। तो क्या सुमिलित नहीं है, वह भारत का नागरिक है, ये तो आपका सही है। वह 35 वर्ष की आयु पूरा कर लिया है, ये भी सही है। वह किसी लाभ के पद पर नहीं है, ये आपका सुमिलित नहीं है। वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं है, ये भी सुमिलित है। यानी कि ऑप्शन नंबर सुमिलित जो नहीं है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी नंबर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो सही आंसर का यहाँ टिक लगाना है। कर्क रेखा 23 सही 1 डिग्री/2 दक्षिणी अक्षांश, ये आपका गलत है। मकर रेखा 0 डिग्री अक्षांश, ये भी गलत है। भूमध्य रेखा 23 सही 1/2 उत्तरी अक्षांश, ये भी गलत है। ये आपका सही है। उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री अक्षांश, ये आपका डी नंबर सही है। इसी तरीके से हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम का अच्छा स्रोत नहीं है। कैल्शियम का अच्छा स्रोत नहीं है कह रहा है, तो चावल नहीं है कैल्शियम का अच्छा स्रोत, बाकी सब यहाँ पर कैल्शियम का अच्छा स्रोत है। भारत में स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पादन की गणना करने के लिए किस वर्ष को आधार वर्ष बनाया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2011-2012, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी सही सुमिलित नहीं है। तो सही सुमिलित नहीं है यहाँ पर कह रहा है, तो मिसिसिपी ऑस्ट्रेलिया, जो मिसिसिपी ऑस्ट्रेलिया है वो सही सुमिलित नहीं है, बाकी जो सारे नदियां हैं वो सुमिलित हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, आजाद हिंद फौज के विरुद्ध लाल किला मुकदमे में निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध आरोप नहीं लगाया गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कैप्टन मोहन सिंह। ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, रक्त ग्लूकोज स्तर को समानता व्यक्त किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में, आपका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि क्या सही नहीं है कह रहा है। तो क्या सही नहीं है यहाँ पर कह रहा है, तो लोकसभा का सदस्य उपराष्ट्रपति के सक्षम शपथ ले सकता है, ये आपका सही नहीं है। यानी कि जो सही नहीं है वो आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सब लोकसभा का सदस्य अस्थायी स्पीकर्स के समक्ष शपथ ले सकता है, ये आपका सही है। लोकसभा का सदस्य स्पीकर के समक्ष शपथ ले सकता है, ये भी सही है। लोकसभा का सदस्य राष्ट्रपति के समक्ष शपथ ले सकता है, ये भी आपका सही है। जो सही नहीं है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, डी नंबर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, वर्ष 2011 की जनगणना में भारत की जनसंख्या का घनत्व क्या था, ये आपको बताना है। तो क्या था, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर था। सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रति व्यक्ति विशुद्ध राष्ट्रीय आय संबंधित है। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आर्थिक विकास में शामिल नहीं किया गया है। तो आर्थिक विकास में किसे शामिल नहीं किया गया है, उपरोक्त में से कोई नहीं है।
आर्थिक विकास में यहाँ पर शामिल नहीं किया गया, परिवहन संचार को किया गया, ऊर्जा एवं स्वास्थ्य सेवाएं सारे लोगों को किया गया है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में शिवाजी और राजा जयसिंह के बीच पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? ये आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1665 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपको सूची 1 और सूची 2 के साथ यहाँ सुमिलित करना है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, सुमिलित कर लेते हैं। उपकरण और अनुप्रयोग यहाँ पर दिए गए हैं। जो टैकोमीटर है, टैकोमीटर किससे संबंधित होता है? तो घूर्णन गति से। टैकोमीटर किससे संबंधित होता है? घूर्णन गति से। पायरोमीटर किससे संबंधित होता है? तो उच्च तापक्रम को चेक करने के लिए संबंधित होता है। वोल्टमीटर किससे संबंधित होता है? विभवांतर से। और वोल्टामीटर किससे संबंधित होता है? ये विद्युत विच्छेदन से। तो इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर निकल करके क्या आ रहा है? आपका निकल करके आ रहा है ये 3 1 4 2, तो बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि राज्य विधानसभा और राज्य विधान परिषद की बैठकों में भाग लेने के लिए कौन योग्य है यदि वह सदन का सदस्य नहीं है? तो इसका कौन है? तो पहला आपका मंत्री है और इसके साथ साथ महाधिवक्ता, यानी कि 1 और 3 आपका करेक्ट आंसर है। 1 और 3 सी नंबर में है, तो सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन में देखते हैं कि कौन सा बैंक लोगों को ऋण नहीं देता है। तो आप जान रहे हैं कि भारतीय रिजर्व जो बैंक होती हैं वो लोगों को ऋण नहीं देती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आधात्विक द्रव्य है? तो आधात्विक द्रव्य यहाँ पर कौन है? ब्रोमीन। ब्रोमीन एक प्रकार का आधात्विक द्रव्य है, याद रखिएगा। एक पत्थर को एक इमारत के छत से जमीन तक गिरने में 4 सेकंड का समय लगता है। इमारत की ऊंचाई आपको बताना है। तो इमारत की ऊंचाई कितनी होगी? 78.4 मीटर की ऊंचाई होगी। इसी तरीके से करंट अफेयर्स यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था। ट्रांस एलाइट ट्रेंड एंड इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप, जिसको TTIP नाम दिया गया, वो क्या है? तो वो एक प्रकार का यूरोपियन संघ तथा अमेरिका के मध्य प्रस्तावित समझौता था। तो बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है 2017 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तिरुपति। डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पुनः मिलान करना है। हार्ट ऑफ एशिया के मंत्रियों के सम्मेलन के संबंध में सुमिलित करना है आपको। क्या सुमिलित करना है? देखिए, ए नंबर जो है प्रथम सम्मेलन कब हुआ? तो प्रथम सम्मेलन यहाँ पर इस्तांबुल में हुआ था प्रथम सम्मेलन। चतुर्थ सम्मेलन कहाँ हुआ था? चतुर्थ सम्मेलन यहाँ बीजिंग में हुआ था। पंचम सम्मेलन इस्लामाबाद में हुआ था। और षष्ठम सम्मेलन यहाँ पर अमृतसर में हुआ था। तो इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी नंबर निकल करके आ रहा है। तो सी नंबर आपको करेक्ट आंसर देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है BBIN के पहल के अंतर्गत मोटर वाहन समझौता MVA को निम्नलिखित में से किस देश की समूह के संसद द्वारा अनुमोदित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ भारत, नेपाल तथा बांग्लादेश। सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिजिटल आर्मी का पहल से संबंधित क्या सही नहीं है ये बता रहा है। तो ये इसके तहत 10 लाख विद्यार्थियों को डिजिटल कंप्यूटर मुहैया करना, तो ये आपका बिल्कुल गलत है। इसके तहत कैशलेस समाज को बढ़ाना है, ये सही है। इसके तहत इलेक्ट्रॉनिक भुगतान को प्रोत्साहित करने वाले 10 लाख लोगों की डिजिटल सेवा तैयार करने की योजना है, ये भी सही है। उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी BCD ये सही है। जो गलत है यहाँ पर वही सही होगा। ए नंबर आपका गलत है, तो ए नंबर आपका ऑप्शन में सही होगा। 9वें ब्रिक्स शीर्ष वार्ता के संबंध में क्या सही है? तो ये आपको सही है बताना है। यह सितंबर 2017 में जियामिन में आयोजित होगा, ये बिल्कुल सही है। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला भारतीय कौशल संस्थान कहाँ उद्घाटित किया गया? कौशल संस्थान कहाँ उद्घाटित किया गया था? तो कानपुर में। यहाँ पर ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से वर्ष 2016 का साहित्य नोबेल पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? तो वर्ष 2016 का साहित्य नोबेल पुरस्कार बॉब डायलन को यहाँ पर प्राप्त हुआ था। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दादा साहब फाल्के पुरस्कार 63वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह किसे दिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मनोज कुमार को। सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि
हाल ही में उपग्रहों के प्रशिक्षण में भारत द्वारा विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया गया था, इस संबंध में क्या सही नहीं है, कह रहा है। तो इस संबंध में क्या सही नहीं, प्रक्षेपित तथा उपग्रहों के में भारत के उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक थी, ये सही नहीं है। ठीक है, तो डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, GARV सेकंड मोबाइल ऐप का उपयोग निम्नलिखित में से किसकी निगरानी के लिए किया जाता है। तो ये किसके निगरानी के लिए किया जाता है, याद रखिएगा, विद्युतीकरण कार्यक्रम के लिए ये किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी मार्च 2017 में कितने राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग द्वारा की गई है। तो ये लगभग कितने राज्यों में किया गया है, तो ये 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा यहाँ पर किया गया है। याद रखिएगा, जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश राष्ट्रमंडल से कुछ महीने पहले हट गया है। तो कौन सा देश राष्ट्रमंडल से पहले हट गया है, मालदीव जो देश है वो राष्ट्रमंडल से पहले हट गया है। स्पेस एक्स से कौन संबंधित है, तो स्पेस एक्स से कौन संबंधित है, इलॉन मस्क। ठीक है, स्पेस एक्स से संबंधित है इलॉन मस्क। इसके अलावा INS चेन्नई से क्या संबंधित है, जो INS चेन्नई है वो प्रोजेक्ट 15A श्रेणी के नाशक है, ये भी है, सतह से सतह के मिसाइल ये भी है, सतह से वायु की मिसाइल, यानी कि तीनों के तीनों सही है, तो आपका डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से जो अगला क्वेश्चन है, राज्य की जो नॉर्मल जो जानकारियां होती हैं उससे रिलेटेड यहाँ पर अगला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन इस राज्य के पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान 2016 के प्राप्तकर्ता थे। तो कौन थे यहाँ पर, विनोद कुमार शुक्ल, याद रखिएगा, बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व के नाम पर इस राज्यों में बांगों के स्थान पर हसदो नदी पर बने बांध का नामकरण किया गया था। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मिनी माता, याद रखिएगा, बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विद्वान इस राज्य में छायावाद के प्रवर्तक थे। तो इस छायावाद के प्रवर्तक कौन थे, पद्दुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी है, ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, कह रहा है प्राचीन काल में इस राज्य में नल वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था। तो नल वंश के संस्थापक यहाँ पर कौन थे, वराहराज जी थे, ये नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य के निम्नलिखित में से किस जनजाति का युवा लड़कों और लड़कियों का मिलन स्थल घोटुल रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, मुरिया, डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि छत्तीसगढ़ राज्य का निम्नलिखित में से कौन लोक नाट्य उत्तर प्रदेश की रासलीला से प्रभावित हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, रहस, बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य के रतनपुर के कलचुरी वंश के निम्नलिखित में से किस शासक ने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, रत्नदेव द्वितीय ने, सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान पर जनवरी 1922 में आरक्षित जंगल से पेड़ काटकर बेगारी के विरुद्ध अपना क्षोभ प्रकट किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, परलकोट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया है, इस राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत प्रेम गीत के रूप में जाना जाता है, भरथरी, ददरिया, डोला मारू या फिर जसगीत। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ददरिया, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ राज्य में निम्नलिखित में से किस नदी को जगदलपुर के निकट चित्रकोट जलप्रपात स्थित है, ये बताना है आपको। तो ये है इंद्रावती, बी नंबर आपका करेक्ट आंसर है। इंद्रावती जो नदी है वो निकट चित्रकूट प्रपात पर ये स्थित है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला बताया गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य में निम्नलिखित में से किस खनिज के सर्वाधिक भंडारण है। तो सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में क्या मौजूद है, तो वो कोयला पाया जाता है, तो ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस काल में इस राज्य की सामंतीय रियासतें भारत संघ में सम्मिलित की गई हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जनवरी 1948, यानी कि डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। 2017 में पटना में आयोजित 81वीं राष्ट्रीय सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में इस राज्य के निम्नलिखित में से किस महिला बैडमिंटन खिलाड़ी के कांस्य पदक जीता था, ये आपको बताना है।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? आकर्षी कश्यप, सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ राज्य में बिलासपुर के निकट निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक विकास केंद्र स्थापित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सिरगिट्टी, ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से जो अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य के ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट के रूप में कैप्टन एग्न्यू का महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित में से कौन सा था? इसका करेक्ट आंसर क्या है? ठगी का दमन, यहाँ पर सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों पूरे के पूरे 150 क्वेश्चंस में से 150 क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पर सटीक से सटीक देने का प्रयास किया होगा। एक दो जो क्वेश्चन है दोस्तों हो सकता है कि मिस्टेक हो गया होगा। आपको ये 150 क्वेश्चंस आने वाले 7 दिसंबर के जो एग्ज़ाम है उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेंगे इस क्वेश्चन से। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एक बार ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आई होगी तो एक बार लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।